इंडिया में फार्मिंग को बहुत ज़्यादा ना लोग अप्रिशिएट नहीं करते। जैसा आप बोल भी रहे थे कि इतना लोग फ्यूचर नहीं देखते हैं अब इसमें। ऐसा क्यों है? Farmers demand and farmers deserve the respect to be equivalent to an army man. ये साइंस से सॉइल कैसे पहुँचे आप? Soil is also science. मतलब soil is not something which doesn't imply science. जो खेती करने का ना एक अंदर से कभी ना कभी मेरे सबकॉन्शियस में था। आपको लगता है कि आपने जो ये बायो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट का सारा सीखा, पढ़ा, रिसर्च की, उसके बाद आपको ये फार्मिंग में भी एडवांटेज मिल रहा है इसका? बिल्कुल, फार्मिंग इज ऑल केमिस्ट्री। आप जो न्यूट्रिएंट डाल रहे हो वो सॉइल में कैसे रिएक्ट करेगा, प्लांट की रूट उसको अपटेक कैसे करेगी, इट्स ऑल बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। तो ये जो नॉर्मल मशरूम्स, रेगुलर मशरूम्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ जी। ये उससे डिफरेंट कैसे? ये जो बटन मशरूम है जो सब्जी की तरह हम लोग रोज खाते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इज सिमिलर टू पनीर और एग। बट ये जो मेडिसिनल मशरूम है, इसमें क्या है कि ये कम वॉल्यूम में खाए जाते हैं एंड देयर इफेक्ट्स आर मेडिसिनल। इमेजिन कीजिए एक बायो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो हाईटेक साइंस की दुनिया से निकलकर फार्मिंग की दुनिया में आ जाते हैं और सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते बल्कि मेडिसिनल मशरूम्स ग्रो करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाते हैं, लार्ज स्केल फार्म्स को मैनेज करते हैं और साथ ही मल्टीपल डॉग्स एंड हॉर्सेस का भी ख्याल रखते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर रविंद्र शर्मा, फाउंडर ऑफ प्लांट ग्रो लाइफ साइंसेज। इन्होंने साइंस, हेल्थ और नेचर को मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिससे फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि इनोवेशन और वेलनेस का एक मीडियम बन चुकी है। आज हम जानेंगे मेडिसिनल मशरूम्स की सच्चाई, सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री के सीक्रेट्स, मॉडर्न फार्मिंग की अपॉर्चुनिटीज और रविंद्र सर की इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि फार्मिंग पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेशन नहीं या फिर ये कोई बिजनेस नहीं है, तो आज का ये एपिसोड आपकी सोच को बदलने वाला है। हेलो रविंद्र सर, हेलो। वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। सर मुझे ना सबसे पहले एक चीज जाननी है। So you became a scientist, bio nanotechnologist, you know, and then you went into farming. ये सॉइल से एक्चुअली आई वुड से साइंस से सॉइल कैसे पहुंचे आप? सॉइल इज ऑल्सो साइंस। मतलब सॉइल इज नॉट समथिंग विच डजंट इम्प्लाई साइंस। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं नेदरलैंड्स में काम कर रहा था एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंड आई हैड टू कम डाउन टू इंडिया। मैं हिंदुस्तान वापस आया और यहाँ पे कुछ मेरे फादर की ज़मीनें थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक एरिया है ओके। वहाँ पे। तो आई हैड गॉन देयर टू सेल दोज लैंड्स ऑफ सो दैट माय फादर गेट्स हैसल फ्री। ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ गया, मैंने वो एरिया देखा सारा। आई क्वाइट लाइक द टेरेन, सॉइल, द क्लाइमेट, पीपल, एवरीथिंग। द होल ऑरा ऑफ दैट प्लेस वाज वेरी प्योर एंड वेरी गुड। लाइक इट इट काइंड ऑफ अपील्ड मी। तो फिर मैंने सोचा यार कि लोग रिटायर होके भी तो ऐसी ही जगह पे आएंगे ना, करेक्ट। और पैसा ही बनाना है। पैसा बनाना आदमी की कुवत होती है, जगह से पैसा नहीं बनता। अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, नोबडी थ्रोज देम एट यू। राइट। तो मैंने सोचा अपन यहाँ पे रह के अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो लैंड की वैल्यू तो अप्रिशिएट होगी। सही बात है। ठीक है ना? फार्म बनेगा, बड़ा फार्म बनेगा, तो जो आपकी जमीन एक एक्स प्राइस की थी, वो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद 5x 10x तो हो ही जाएगी। करेक्ट। तो ये सोच थी मेरी। सो आई स्टार्टेड विद फार्मिंग। और मैंने फार्मिंग फार्मिंग शुरू नहीं करी थी। मेरा क्या सीन था ना, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर ओके। एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स अ प्रॉब्लम व्हिच गेट्स सॉल्व। करेक्ट। तो मैं क्या हूँ? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने क्या किया है ज़िंदगी भर? दवाइयाँ बनाई हैं। दवाइयाँ बनाने से मैंने इंडिया में जो चीज़ नोटिस करी वो ये है कि जो हमारी सप्लीमेंट मार्केट है, वो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। एज इन?
मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि उनका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती कंज्यूमर को, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं मिलती कंज्यूमर को। जितनी भी कंपनीज़ हैं 90% ऑफ द कंपनीज़ आर लाला कंपनीज़। मतलब कि मालिक के पास पैसा था, उसने 2 साइंटिस्ट हायर किए, उन साइंटिस्टों ने अपनी जो थर्ड पार्टी एसोसिएशंस थे उनसे बात करी और सीधा-सीधा प्रोडक्ट लाके मार्केट में फेंक दिया विदाउट एनी रिसर्च ऑन देयर एंड। I mean, Okay. I'm not saying that there is no research behind the supplements that we have in India, but the companies who sell these products have done zero research. They only rely on the research of their manufacturers. Okay. और 90% लोग तो खुद मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, थर्ड Trader पार्टी है। करवा रहे हैं सारे। Correct. ठीक है ना? तो मैं ये गैप हटाना चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य था कि जो भी मैं रॉ मटेरियल की तरह पे यूज़ करूँगा, मेरी कंपनी प्लांटो लाइफ साइंसेज़ के अंदर वो मैं अपने फार्म पे उगाऊँगा। इससे 2 चीज़ें सॉल्व हो रही थी। एक जो खेती करने का ना एक अंदर से कभी न कभी मेरे सबकॉन्शियस में था, क्योंकि हम पुराने ज़मींदार हैं। अच्छा। तो खेती अंदर से जाती नहीं है, वो कहीं न कहीं डीएनए में होती है, कोई बुड्ढा चिल्ला रहा होगा डीएनए में अंदर से कभी का पुराना, कि करनी है भाई खेती। तो करनी है तो ठीक है, कर कर रहे हैं। तो बट आई स्टार्टेड विद मेडिसिनल प्लांट्स। मैंने सफ़ेद मूसली उगाई, मैंने अश्वगंधा उगाया, मैंने शतावरी उगाई और उससे मैंने फिर प्लांट ग्रो के प्रोडक्ट्स बनाए। तो एक बात बताइए, आप आए थे उस लैंड को सेल करने के लिए, आपने वो लैंड देखी एंड यू जस्ट डिसाइडेड टू बी टू स्टे देयर एंड टू ग्रो दोज़ क्रॉप्स, या फिर आपने सोचा उस चीज़ को लेकर कि क्या इट टूक मी अ ईयर। हाँ। मैं क्योंकि देखिए, ये जो ज़मीन बेचना खरीदने वाला काम होता है ना, इट डज़न्ट हैपन इन अ डे। करेक्ट। मैं वहाँ गया, पहले तो ज़मीनें देखने में ही 1.5-2 महीने लग गए। राइट। सारी ज़मीनें देखी कि कैसे है, कहाँ पे कितनी ज़मीन है, वो सारी देख के फिर उसकी प्राइसेज़ देखी, क्या है, कैसे बिक सकती है, कौन-सा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, खसरा कहाँ है, बी1 कहाँ है, खितौनी कहाँ है, हर चीज़ देखना पड़ता है। तहसील ऑफ़िस में जाके ऑफ़िसर से मिले, कुछ केसेज़ हुए, वो कंप्लीट करे। आज तक केसेज़ लड़ रहा हूँ मैं। तो इनमें टाइम लगा, तो मुझे टाइम मिला टू रिसर्च व्हाट एल्स कुड बी डन। हाँ, मैं मंडी जाने वाला फार्मर तो नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा था। हाँ। और लोगों के अंदर यही मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है ना कि वो लोग दे कैन ब्रेक दिस सिस्टम एंड स्टार्ट सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर। पर ये चीज़ फिजिबल है जब आप छोटी खेती कर रहे हो। अगर आप 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान हो ना, तो आप अपनी छोटी-सी फार्मर्स मार्केट लगा के एक छोटी-सी कम्युनिटी बना के बेच सकते हो। बट जब आपको 200 एकड़ सब्ज़ी करनी होती है ना, तब आपको मंडी की ही याद आएगी, हाँ, क्योंकि वो ही बेच सकते हैं वो। करेक्ट। तो हमारे में दूसरा वाला काम होता है थोड़ा-सा कि हमारा खेती जो है वो थोड़ी-सी बड़ी है, तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ा। बट मैंने मेडिसिनल प्लांट से चालू किया था। मेडिसिनल प्लांट्स उगाए, प्लांट ग्रो में वो हुए, अच्छा मेरे को रेवेन्यू मिल गया। वहाँ से मेरे को ये एक पकड़ आ गई कि यार एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ डाइंग ऑक्यूपेशन, इट्स अ अनरिकॉग्नाइज्ड वन और अनअप्रिशिएटेड वन। सो You इट्स basically added modernization to the agriculture part. modernization uh, and the crop systems. Because the kind of crops that I grow are completely different from what a normal farmer does, और उसके बाद भी मैं उन crops को process करता हूँ ना। I just don't grow these crops and sell in मंडी। मैं उन्हें process कर रहा हूँ, finished product बना रहा हूँ, वो मैं market में sell कर रहा हूँ। So that Correct. is why it is generating us profit, क्योंकि हमारा margin बढ़ गया ना। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैं मेडिसिनल मशरूम्स में घुस गया। Okay. अब ये मेडिसिनल मशरूम्स क्या हैं? मेडिसिनल मशरूम्स हैं जैसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं। जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है, वैसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मेडिसिनल मशरूम्स हैं, जैसे कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस, फिर ये टर्की टेल मशरूम, लायंस मेन मशरूम, चागा और भी बहुत सारे हैं, बट हम मेजरली यही करते हैं। मतलब ये मशरूम्स भी हम खुद ही उगाते हैं। ओके। तो ये जो नॉर्मल मशरूम्स, रेगुलर मशरूम्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ जी। ये उससे डिफरेंट कैसे? जो आपका नॉर्मल मशरूम है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इट इज़ सिमिलर टू
protein to paneer Hmm. or to egg. When it comes to their protein profile, their normal carbohydrate, their glucose or any other nutrient per se, may it be micronutrients, macros, anything. Okay. तो जो बटन मशरूम है जो सब्जी की तरह हम लोग रोज खाते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल मैचेस और इज सिमिलर टू पनीर और एग. Egg. बट ये जो मेडिसिनल मशरूम है, इसमें क्या है कि ये बहुत कम वॉल्यूम में खाए जाते, बहुत कम क्वांटिटी में खाए जाते हैं, कम वॉल्यूम में खाए जाते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स आर मेडिसिनल. मतलब कि ये हमारी बॉडी, अब जैसे मैं कॉर्डिसेप्स की बात करता हूँ, कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस एक टाइप का मशरूम है जिसे हिंदी में कीड़ा जड़ी बोला जाता है. Okay. और हमारे पास इसकी इंडिया में सबसे बड़ी लैब है. अच्छा. हाँ, Nice. बहुत बहुत से लोग हैं जो इसे बहुत छोटे-छोटे कमरों में उगाते हैं, 10 बाय 15, 10 बाय 20 के कमरों में, और उनका काम चलता है ट्रेनिंग से. हम Okay. लोग हमारी लैब में किसी को घुसने ही नहीं देते. ट्रेनिंग से एज इन वहाँ पे वो सीख रहे हैं कि नहीं, इनको कैसे. सिखा रहे हैं लोगों को अच्छा. और पागल बना रहे हैं लोगों को. कि पागल कैसे बना रहे हैं कि मतलब. ये मशरूम 2-2 लाख रुपए में बिक जाती है, ये मशरूम 2.5 लाख रुपए में बिक जाती है, 1-1 लाख रुपए में बिक जाती है. और एक्चुअल में कितने में एक्चुअल सेल वो होती है. 20,000 उसका कॉस्ट है. मैं आज कैमरे पे सीधा-सीधा बोल रहा हूँ, इफ एनीवन वांट्स द हाईएस्ट क्वालिटी कॉर्डिसेप्स इन इंडिया, दे कैन बाय इट फ्रॉम प्लांट ब्रो अंडर द B2B स्कीम, और 20,000 का रेट है, सिंपल ऑन टेबल 20,000 पर केजी. पर केजी. हाँ जी, ओके. जो उसका एक्चुअल प्राइस है. एंड वो लोग बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए. क्योंकि मैम देखिए ना उनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है, हाँ. ठीक है ना, वो कॉर्डिसेप्स उगा नहीं पा रहे, हम्म. इसीलिए वो कॉर्डिसेप्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं. क्योंकि पर जो चीज वो खुद ही उगा नहीं पा रहे उसकी ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं वो थोड़ी लोग? बहुत तो उगी जा रही है ना. हाँ. जो बंदा ट्रेनिंग लेने आया है वो हाँ. तो लेमैन ही है. हाँ बिल्कुल. वो तो सपना देख के आया है ना कि मैं भी 2 लाख रुपए कमा लूंगा. पर ऐसा कमता तो नहीं है ना ऐसे. अब देखिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता जिंदगी में. करेक्ट. सभी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. बिल्कुल. और growing mushrooms, that too in an artificial setting, is a very tedious job to accomplish. उसके लिए आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलिटी क्या है, कल्चर्स कैसे मेंटेन होंगे, कौन सी जनरेशन का कल्चर यूज़ करना है, किस स्ट्रेन को किस स्ट्रेन के साथ मेट करवा के क्या निकल के आने वाला है, मशरूम की माइसीलियम की इंक्यूबेशन कितने दिन की होती है, मशरूम को लाइट कितना चाहिए, कब पिनिंग आएगी, कब आपका पूरा एक कॉर्डिसेप्स का जो बड है वो बन के तैयार होगा, हार्वेस्ट कैसे होगी. हर चीज़ हैज़ टू बी प्लान्ड. इट इज़ नॉट डन जस्ट टू बी डन. अगर हाँ. आपका एक भी स्टेप पे गलती हो गई तो आपकी पूरी क्रॉप चली जाएगी. और यही होता है. लोगों की एक साइकिल अच्छा निकल जाता है, दूसरी साइकिल में कंटामिनेशन आ जाती है और पूरी लैब बैठ जाती है. ज़्यादातर लोगों ने तो अपने घरों में लैब्स बनाई एंड ये और वही ठीक है घरों में. नहीं है ना, क्योंकि उसमें कंटैम है, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है, ना QA है ना QC है, लोकली बेच रहे हैं, लोकली खा रहे हैं. तो आप एक अच्छी जगह से और उसके वो मेडिसिनल सारे सारे procedures उसमें खत्म. खत्म हो जाते हैं. तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको मेडिसिनल मशरूम्स ही खाने हैं तो आप एक ऐसी जगह से लेके खाइए जो ट्रस्टेड, जो आपको ये बताएगी कि आपका मशरूम कहाँ से आ रहा. और लोगों को ये कैसे समझ में आएगा. बट लोगों को ये समझना पड़ेगा. हम लोग इसलिए मैं ऐसे अवेयरनेस करना चाहता हूँ कॉर्डिसेप्स की, क्योंकि कॉर्डिसेप्स जो है इट कैन बी अ मैजिक हर्ब. ये आपको पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है. अच्छा. हाँ, जो एज इन जैसे ओमेगा 3 होता नहीं, है नहीं, नहीं, तो. वो तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है. Okay. ओमेगा 3 इज़ अ फैटी एसिड. वो दैट इज़ समथिंग एल्स. वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है. मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने साँस ली. साँस लेके ये जो हवा मेरे अंदर गई, ये हवा मेरे लंग्स से जो मेरे ब्लड में आएगी अब, तो इससे ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होगी ना, करेक्ट. ठीक है ना? ऑक्सीजन जब एब्ज़ॉर्ब होगी तो वो मेरे शरीर को चलाएगी. राइट. तो ये ऑक्सीजन का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देता है इन द ब्लड स्ट्रीम. अच्छा. उससे क्या होता है कि जो मेरे सेल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई तो उससे ग्लाइकोलिसिस अच्छा हो जाए. ग्लाइकोलिसिस माने जो एनर्जी बन रही है जिससे ATP प्रोड्यूस हो रहा है, वो वाली प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है. हमारा जो एक एक सेल है बॉडी का, हाँ. वो फायर अप हो जाता है अगर हमारी ऑक्सीजन एफिशिएंसी अच्छी हो. आपने एथलीट देखा है कभी जब भाग के खत्म करता है अपनी रेस, वो कितना एनर्जेटिक होता है. राइट.
क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी विगरस एक्सरसाइज में थी, वो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिसिस में था, तो विगरसली एटीपी बन रहा था, और एटीपी बनने से उसके फायर मिल रही थी, तो करेक्ट। ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन से क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस हुआ, उससे फायर बनी, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया। वो कॉर्डिसेप्स नाम का मशरूम, जो कीड़ा जेडी नाम का मशरूम है, वो करेगा। और ये एक सिल्वर बुलेट है, रामबाण, एथलीट्स के लिए। और जिनको भी लगता है उनका स्टैमिना कम है, उनसे काम नहीं हो रहा, और उनको ऐसा है कि भाई मेरे को यार थकान बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स में, हाँ। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है कॉर्डिसेप्स। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड हिमालयन वाइग्रा। अच्छा, हाँ जी। और क्या ये कोई भी कंज़्यूम कर सकता है या फिर इनको पर्टिकुलरली जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ही कंज़्यूम करना है? क्या एग्ज़ैक्टली क्या तरीका है इसका? देखिए, कॉर्डिसेप्स को 1 से 2 ग्राम की डोज़ तो कोई भी कंज़्यूम कर सकता है। ओके। ठीक है? तो उसमें कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपको रिपरकशंस नहीं दिखेंगे बॉडी की तरफ से। हाँ, अगर आप एक वेट ट्रेनर हो, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, या आप एक हायर लेवल के एथलीट हो, देन यू मस्ट कंसल्ट योर कोच। ओके। आप अपने कोच से मिलिए, या अपनी रिसर्च खुद करिए कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपको किस हिसाब से क्या है, और इसके लिए हेल्पलाइन हमारी वेबसाइट पे भी दी हुई है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू एडमिनिस्टर कॉर्डिसेप्स। अब दूसरा मशरूम जो मैं एक बता रहा हूँ, वो है लायंस मेन। कॉर्डिसेप्स ने तो आपको फिजिकली फिट कर दिया, राइट। ठीक है? लायंस मेन दिमाग को ठीक करता है। लायंस मेन हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है ना, जो हमारा न्यूरल डिग्रेडेशन हो गया है, हमारे ब्रेन में क्या होते हैं ना, सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, राइट। और न्यूरॉन्स की खास बात ये होती है दैट दे डोंट मल्टीप्लाई फॉरएवर, हुँ, दे करेक्ट। मल्टीप्लाई टिल अ सर्टेन एज। राइट। उसके बाद उनमें सेनेसेंस आ जाता है। सेनेसेंस का मतलब हो जाता है कि डीएनए जो इतना लंबा है, मान लो जैसे, तो वो नीचे नीचे से कट जाएगा, कटता जाएगा। ठीक है? वो कटता जाएगा, तो उनकी स्टेज सेनेसेंस होती है कि एक पॉइंट के बाद वो कटता नहीं है, बट वो इसके आगे मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। तो लायंस मेन आपके डीएनए को कटने से बचाएगा और ब्रेन में रीजनरेशन करेगा। रीजनरेशन होने से जितने भी एंग्जायटी वाले डिसऑर्डर हैं, जितने भी स्लीप के डिसऑर्डर हैं, जितने भी आपको ये है ना कि मतलब स्ट्रेस रिलेटेड, या दिमाग एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें लायंस मेन मशरूम एड्रेस करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। मतलब द रिजल्ट्स आर अमेजिंग, रिजल्ट्स आर मतलब आउटस्टैंडिंग। देयर इज नो herbal remedy which can even compete with lion's mane when it comes to mental health. ओके। हाँ, और इस चीज़ को अभी तक मतलब इतना अवेयरनेस क्यों नहीं मिली है कि लोगों को ये पता चले कि ऐसा भी कुछ मेडिसिनल हर्ब है, या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है ऐसा कोई प्रोडक्ट? क्योंकि अभी तक ये प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर ही नहीं है मार्केट में। सी, अवेयरनेस कम्स इनटू द मार्केट व्हेन देयर आर ब्रांड्स सेलिंग इट। करेक्ट। अभी आपने देखा होगा अश्वगंधा का एकदम से बहुत बूम आ गया। सभी हाँ। लोग अश्वगंधा खा रहे हैं। आज से 3 साल पहले कोई नहीं पूछ रहा था अश्वगंधा को। सुना ही नहीं था। हाँ, लोगों में क्या होता है ना, एक ट्रेंड आता है हमेशा। हाँ। अभी अश्वगंधा का चल रहा है, शिलाजीत का चल रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच, हर जो जो चीज़ कोई ब्रांड उठा लेगा, उस पे पैसा बर्न करने लग जाएगा, और तो उसका ट्रेंड आ जाएगा। बट मेडिसिनल मशरूम्स का जो है वो बहुत नीश है, क्योंकि एक तो ये महँगी है। ओके। समझ रहे हैं? सबके बस की बात नहीं है। ठीक है? क्योंकि अश्वगंधा का सप्लीमेंट कितने का आएगा? 3, 350, 400, 500, 600, 700। राइट। ठीक है ना? अच्छी कॉर्डिसेप्स का सप्लीमेंट विल नॉट बी लेस देन 1200 बक्स। तो एक तो नीश प्रोडक्ट है, प्लस अवेयरनेस नहीं है। तो लोग अभी नहीं है इतने अवेयर, बट स्लोली एंड स्टेडीली व्हेन दे विल फील द डिफरेंस, क्योंकि मैंने ये देखा है हमारे प्लांट रो में भी कि एक बारी जो लेता है ना, दे श्योरली कम बैक। मतलब देयर आर पीपल हु हैव बीन कंज्यूमिंग कॉर्डिसेप्स फॉर इयर्स नाउ। सो कॉर्डिसेप्स को मान लीजिए अगर मैं आज कंज्यूम करना स्टार्ट हाँ करती जी। हूँ, तो जितना मुझे आपकी बात से समझ में आया, आई शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग इट इफ आई फील दैट मेरा स्टैमिना कहीं लैक कर रहा है, या फिर फटीग फील कर रही हूँ मैं, समवॉट ऐसा ही रहेगा, राइट? सो अगर मैं उसे आज कंज्यूम करना स्टार्ट करती हूँ, तो कितने टाइम तक मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना स्टार्ट होगा? विद इन 5 डेज। दिस अर्ली? हाँ, 5 अच्छा। दिन के अंदर आपको आपकी बॉडी में मिनिमल चेंजेस दिखेंगे, कि आप जो सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहला चेंज जो आपको ये दिखेगा, व्हिच आई फेल्ट,
मतलब द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉर्डिसेप्स, मैं कॉर्डिसेप्स पिछले 6 साल से खा रहा हूँ और रोज़ खाता हूँ। तो मेरे को जो पहली चीज़ ये अच्छी हुई कि मैं सुबह जब उठा ना, मैं बहुत फ्रेश उठा। ओके। जो लोगों को एक ऐसा एक हैंगओवर टाइप होते हैं ना, कई लोग सवेरे उठते हैं कि यार आँख भी नहीं खुल रही, आई नीड 2 कॉफ़ीज़ एंड दिस एंड करेक्ट। दैट, तो वो सब नहीं होगा। आई थिंक ये आज की डेट में 95% लोगों के साथ हो हाँ, रहा है हाँ। ऑलरेडी। तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट मिलेगा सवेरे। और इससे दूसरी चीज़ जो आप फ़ील करेंगे वो ये है कि आप जब वॉक करते हो, आपके काफ मसल्स जो हैं उनमें पेन होने लग जाता है आफ्टर 1-1.5 किलोमीटर्स। वो पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्डिसेप्स जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अब आप देखिए, बीपी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होती जा रही है, करेक्ट। तो उसमें ब्लड बढ़ता जा रहा है, हाँ। तो उस प्लाक जम रहा है। अगर आपका ब्लड अच्छे से बह रहा होगा हर जगह पे, तो कुछ वो जमने ही नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ। अगर किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ है या कैंसर भी है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हॉर्मोन्स ढंग से नहीं बन रहे। मतलब डायबिटीज़ में तो इंसुलिन या तो रेजिस्टेंस है या तो सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। राइट। वो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है? हार्ट डिज़ीज़ क्यों होती है? ब्लड इन्फाक्शन क्यों सर्कुलेशन। होता है कि नर्व ब्लॉक हो गई और वो फट गई? अगर किसी को मान लीजिए स्ट्रोक भी आ गया या पैरालिसिस भी हो गई, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। तो इस केस में तो अगर हम देखें तो फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होंगे उन पे भी ये उन पे वही भी करेगा। बिल्कुल काम करता है, एलर्जीज़ पे बहुत अच्छा काम करता है, एज़मा पे काम करता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। कोई भी चीज़ इफ इट्स रिगार्डेड एज़ हिमालयन वाइग्रा, तो वो ब्लड सर्कुलेशन ही पे उनका तो प्रिंसिपल ही पूरा ब्लड सर्कुलेशन का है ना। जो करेक्ट। एफ्रोडिसियाक्स हैं, वो तो ब्लड सर्कुलेशन पे ही काम करते हैं, कि एक बारी को बंदे का ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ा दो। तो वही ये कॉर्डिसेप्स कर रहा है बट इन अ नेचुरल। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खाएँगे, आपकी हर साँस से आपको जितनी एनर्जी मिल रही है ना, ईच ब्रेथ यू टेक विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी। सिंपल सा ये है कॉर्डिसेप्स का। तो लोगों को ये खाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जितना हो सके समझना चाहिए। हमसे समझिए, आप प्लांट प्रो की वेबसाइट पे जाइए, हमने बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। सो आप सबसे पहले जब आप मतलब एक जब हम लोग स्टार्ट स्टेप 1 पे आते हुँ, हैं हुँ। कि आप सबसे पहले इनकी फार्मिंग करते हैं इन हाँ जी। प्रोडक्ट्स की, हाँ जी। उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग करते हैं हाँ टू जी। कन्वर्ट देम इनटू द सप्लीमेंट हाँ जी। एंड आप फिर वो सप्लीमेंट सेल करते हैं। तो हाँ या जी। वो आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं या फिर अभी आप बीच में मतलब हम लोग ए टू बी भी करते हैं देखिए। हमारा क्या है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्डिसेप्स इन द कंट्री। So what happens is there are a lot of brands which purchase from us and they put their labels and sell. हमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? और प्लांट प्रो लाइफ साइंसेज़ तो अपने प्रोडक्ट्स तो बेचता ही है हर जगह पे। ठीक है। हाँ, तो तो हम ये बी टू बी भी प्रोडक्ट्स करते हैं, कहाँ डे टू डे भी अवेलेबल है करते हैं। जहाँ पे लोग आप इजीली हम परचेज लोग कर सकें? अमेज़न पे भी हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट पे भी हैं, हम लोग मीशो पे भी हैं, हम लोग ब्लिंकिट पे भी हैं, हम लोग जियो मार्ट पे भी हैं, 1mg पे भी हैं, हेल्थ कार्ट पे भी हैं। सो दीज़ आर You name ऑल it, we are present everywhere. एंड ऑल ऑफ दीज़ आर कंप्लीटली लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स हाँ, जिसमें हम हाँ, लोग हाँ। हमारे टेस्टेड पास हैं पूरे। हाँ जी, हमारे पास एफडीए है। सबसे पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं। हमारे पास सेंट्रल फसाए है, ओके। जिसमें कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस, लायंस मेन सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं क्लियरली। हम लोग इन्हीं को ग्रो करने की परमिशन है हमारे पास, और किसी कंपनी के पास ये नहीं मिलेगा आपको। आप उनको बोलिए कि अपने सर्टिफ़िकेट्स प्रोड्यूस कीजिए, देख के ही लीजिए। हमारे वेबसाइट पे, अमेज़न पे, हर जगह पे हमारे सर्टिफ़िकेट्स हैं। ठीक है? सेंट्रल फसाई है हमारे पास, एफडीए है। एफडीए का मतलब है फेडरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। ठीक है? ये यूएस का होता है, वो है हमारे पास। हमारे पास एफएसएससी 20,000 है, एफएसएससी 22,000 भी है। ओके। हमारे पास आईएसओ भी है। तो हर चीज़ जो आपको चाहिए, हमारे पास इंडिया ऑर्गेनिक का भी सर्टिफ़िकेट है कि हमारी जो कॉर्डिसेप्स है, इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री एंड रेज़िड्यू फ्री। उसके बाद हम आ जाते हैं एक सर्टिफ़िकेशन पे कि जो हमारी कॉर्डिसेप्स उगी है लैब में, उसके अंदर क्या है? अब कॉर्डिसेप्स में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है कॉर्डिसेपिन। ओके। कॉर्डिसेपिन इज़ द हीरो मॉलिक्यूल ऑफ अच्छा। कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेपिन। ओके। तो जो बाकी कंपनीज़ हैं, ये ग्रो कर रही हैं अराउंड 1% कॉर्डिसेपिन का, अच्छा। और हम ग्रो कर रहे हैं एट लीस्ट 9% कॉर्डिसेपिन का, एट लीस्ट। इतना डिफरेंस है। हाँ, वो भी मैं समझाऊँगा कि क्यों है। हुँ। दूसरी चीज़ इसमें जो होती है, वो होती है एडिनोसिन।
अडीनो adenosine. 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 It's basically a nucleic acid. हमारे डीएनए का एक काउंटर पार्ट होता है, जैसे गुआनिन, अडीनोसिन, गुआनोमाइन और ये यूरिडीन। ओके तो एटीजीसी बोलते हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसाइन। अच्छा 4 हैं ये डीएनए के काउंटर पार्ट्स, ठीक है? तो इसमें एडेनिन है। अब एडेनिन क्या करता है ना, हमारे डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। ओके हाँ, और जो कॉर्डिसेप्इन है वो एडेनिन का ही एक एडिनोसिन का ही एक पार्ट है। और जो मतलब इतनी साइंस में मैं नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल सा ये समझा देता हूँ कि एडिनोसिन जो है वो बेसिकली एक डीएनए का काउंटर पार्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है? और फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो बीटा ग्लूकन्स होती है। ओके बीटा ग्लूकन्स इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज़ अ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें जो हमारी बॉडी के लिए एज अडेप्टोजेंस काम करते हैं और अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को इल्यूट आउट करते हैं और उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं। अच्छा हाँ जी, तो कॉर्डिसेप्स खाने से एक तो आपका ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई जेनेटिक या कोई हेरिडिटरी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपके बॉडी में अगर कोई भी ऑक्सीजन स्ट्रेस है, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है कोई, या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशी, अगर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन है या आपको लग रहा है कि टॉक्सिन है, तो वो चला जाएगा। कॉर्डिसेप्स के ये मेन फायदे हैं। नाइस सर लायंस मेन के लिए आपने बताया कि ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है ठीक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी शायद थोड़ा बहुत काम आता है तो ये कैसे हमारी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आता है और कितने टाइम में ये समझना चाहती हूँ मैं देखिए, लायंस मेन मशरूम जो है ना, वो सबसे पहले हमारी स्लीप साइकिल को बेटर करता है। जिन भी लोगों को प्रॉब्लम होती है सोने में, मतलब वो बेड में लेट तो जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्लीप, एंड Okay. इवन इफ दे स्लीप, देयर स्लीप इज नॉट डीप। जो आरईएम बोलते हैं ना हम लोग, वो वाली स्लीप उनको नहीं आती है। ठीक है? तो क्या बोला जाता है कि लायंस मेन जो मशरूम है, ये हमारे न्यूरॉन्स में रीजेनरेशन करता है। रीजेनरेशन होने की वजह से न्यूरॉन्स ना जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो साइनैप्स से करते हैं। जब रीजेनरेशन होता है तो साइनैप्स होता है, साइनैप्स से वो जो पूरी मशीनरी है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है। मतलब कि आप सोने जाओगे तो आप जल्दी सो पाओगे। हाँ दूसरा चीज़ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी है क्या? ये बेसिकली एक छोटे से मुद्दे का बहुत बड़ा पहाड़ बन जाना है हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ओके और वो तभी होते हैं जब हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ढंग से काम नहीं करता। हमारे ब्रेन को ये आभास होने लग जाता है कि ये प्रॉब्लम की वजह से मेरी जान चली जाएगी, तो हमारा ब्रेन ना जानबूझ के क्राइसिस पैदा करता है। तो ये लाइंस में सेफ रहने के लिए बेसिकली एक तरीके से नहीं, क्या होता है ना, ये इमरजेंसी क्रिएट करता है। हाँ एंग्जायटी या पैनिक अटैक क्या होता है? हम्म, हमारा ब्रेन केमिकल लोचे की वजह हम्म, से एक इमरजेंसी क्रिएट करता है, हम्म, जिसकी वजह से हमारा बीपी शूट अप कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे को क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? राइट तो लायंस मेन इसको ईज़ ऑफ करता है। वो टॉक्सिसिटी को कम करता है, वो न्यूरोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करता है। तो स्लीप साइकिल अच्छा होगा, डिप्रेशन नीचे चला जाएगा, एंग्जायटी नीचे चली जाएगी। बट इसको आपको यू विल हैव टू गिव इट गुड 7 टू 10 डेज़। अच्छा क्योंकि ब्रेन ऐसी चीज़ है जो ले ले तो सालों लेती है। बट अगर आपको कोई सप्लीमेंट 7 से 10 दिन में रिपोर्टेबल या रिकॉर्डेबल रिजल्ट्स दे रहा है, देन इट्स गुड। बहुत अच्छी चीज़ है हाँ, इनफैक्ट ये 7 से 10 दिन सर क्या ही होते हैं आज की हाँ डेट में जी। मेडिसिन अगर हम लोग लेने भी बैठे हुँ, अगर हम लोग नॉर्मल मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन हुँ, हुँ। होती हैं हम लोग जब तक ले रहे हैं तभी तब तक तो तक है। वो असर कर रही हैं जिस दिन हम लोगों ने बंद कर दिया उसका असर खत्म हो जाता है और साइड इफेक्ट्स अलग से तो दिस इज समथिंग जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल, और 7 बिल्कुल। से 10 दिन में आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं तो हुँ। बहुत अच्छी चीज़ है सबसे ज़रूरी बात क्या है ना मैम, कि नो एंग्ज़ायटी ड्रग, हम्म, नो ब्लड प्रेशर ड्रग हम्म, और नो डायबिटीज़ ड्रग इज़ क्रिएटेड और फॉर्मुलेटेड टू क्योर और प्रिवेंट डायबिटीज़, एंग्ज़ायटी और हाइपरटेंशन।
दे आर ओनली देयर टू कंट्रोल इट। हाँ जो क्योंकि लोग खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, अगर वो खाते जाएंगे तो ही तो बिजनेस चलेगा। ऑब्वियसली। ठीक हो जाएगा तो क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि कैंसर का क्या आज तक इलाज नहीं आता क्या? इफ यू गो एंड लुक इनटू द आर्काइव्स, ऐसी ऐसे फॉर्मूलाज कंपनी खरीद के लॉक कर देती है, क्योंकि बाय ब्रिंगिंग इन अ क्योर फॉर कैंसर दे माइट अर्न बिलियंस, बट बाय नॉट ब्रिंगिंग द क्योर दे आर ऑलरेडी अर्निंग ट्रिलियंस। कैसे? इलाज ही नहीं होगा तो लोगों को कैंसर होएगा, जो ठीक ही नहीं हो रहा। हाँ, तो बट अगर लोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो उन- नुकसान ही तो हो रहा है ना एट द नहीं, अगर ट्रीटमेंट के लिए तो लोग कुछ भी पे करेंगे अगर वो लोग कर सकते ठीक हैं। हो गए तो बट वो एक बार ही देंगे, खत्म हो जाएगा। अभी तो कैंसर में एक कीमो लगती है, फिर रिलैप्स होता है, दूसरी लग जाती है, फिर सर्जरी करवाता है। हाँ। तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है ना। अगर आप कैंसर की कोई दवा बना दोगे और वो दवा ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी ट्रेनिंग से ही आएगी। एक हमारे नैनो मेडिसिन, बायो नैनो टेक्नोलॉजी में एक ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जिसको कैंसर नहीं है उसकी बॉडी में एक भी कैंसर सेल नहीं है। हमारी बॉडी में एक मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ कैंसर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे, बट आवर इम्यूनिटी फाइट्स इट एंड टेक्स ओवर इट। इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैंसर ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता या ऑक्सीजन अच्छा। नहीं पहुँच पाती, उन जगहों पे कैंसर होता है। और वहीं अगर हम लोग पहले ही ऐसी चीजें खा खा रहे हैं, लें जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, तो आप अपने कैंसर के रिस्क को भी कम कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। या ट्रू। ओके। सो आपने कॉर्डिसेप्स का कुछ हिंदी नेम बताया था, वो क्या कीड़ा है? जड़ी। कीड़ा जड़ी। हाँ जी। क्यों है ऐसा नाम? कीड़ा जड़ी बेसिकली कॉर्डिसेप्स क्या है? कॉर्डिसेप्स इज एन एंटोमोपैथोजेनिक फंगस। एंटोमो साइंस में मतलब होता है कि कीड़ा, पैथोजेनिक माने जो बीमार करने वाली कीड़े को, फंजाई माने फंगस। कीड़े को बीमार करने वाली फंगस को कॉर्डिसेप्स कहा जाता है। अब ये करती क्या है? अब जो हायर ऑल्टीट्यूड या हिमालयन रीजन जो है, वहाँ पे ये फंगस सर्दी के टाइम पे लेपिडोपेट्रान, जो कैटरपिलर स्पीशी के कीड़े होते हैं ना, इनको इन्फेक्ट करता है। अच्छा। इनको इन्फेक्ट करके इनको पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज करने के बाद उनको ग्राउंड पे रोके रखता है, और उसके बॉडी में जो एनर्जी, मान लो मेरे को आज कोई पैरालाइज कर दे, जैसा मैं हूँ वैसे ही, मतलब मैं यहीं बैठा रह गया, और तो मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना, मतलब प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, ग्लूकोज है, मेरा न्यूट्रिएंट्स हैं मीट पूरे। है, सब हाँ। पूरा। तो वो कोई चीज यूज करके खुद ग्रो हो जाए, तो ये फंगस उस कीड़े की बॉडी को यूज करके खुद ग्रो हो जाती है। इसलिए इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है या जसर गुम्बा कहा जाता है आयुर्वेद। तो उस हिसाब से तो ये नॉनवेज हो गया। हाँ, तो इसी इसी बैरियर को तो हमने ब्रेक किया। हमने क्या किया? हमने जो ये कीड़ा था, इसको स्टडी किया कि इसके बॉडी में क्या न्यूट्रिशनल एनालिसिस है इसका, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या इंग्रीडिएंट्स हैं। हमने सेम प्रोफाइल क्रिएट करी ब्राउन राइस से, और एक अरे ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, केल्प है, कई चीज़ें हैं, वो जो पेटेंटेड है हमारी कंपनी का। ओके। तो हमने वही न्यूट्रिएंट इस फंगस को वहाँ दे दिए, और अब एक कीड़े की बजाय हम इसको डब्बे में डाल देते हैं, राइस डाल देते हैं, उसके ऊपर ये न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, उसके ऊपर फंगस डाल देते हैं, तो फंगस कीड़े की जगह डब्बे में उग जाती है। उसको टेम्परेचर दे देते हैं जिसमें आपने वो उसको कीड़ा पड़ा वेजिटेरियन होता है। बना दिया। हम वो वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में नहीं, वीगन भी है, वीगन भी है। तो जो भी इंसान, जो भी यूज़र्स इसको समझना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आएँ और देखें तो सही कि कॉर्डिसेप्स चीज़ क्या क्या है। क्या? राइट। आप समझें तो सही कि आपकी बॉडी को जो चीज़ इतना अच्छा कर सकती है, आप उसको एक चांस तो दो। मतलब शराब की दुकान पे इतनी भीड़ लगी होती है, और कुछ अच्छा दे दो तो उसका बोलते हैं ये खराब तो नहीं कर देगी। मतलब एक कैप्सूल दो किसी को, भाई ये नुकसान तो नहीं कर देगी, और शाम को जाके क्वार्टर पी लेगा। मतलब ये कोई बात थोड़ी है, मतलब व्हाट सेंस डज इट मेक? क्योंकि वो क्लास दिखाता है ना उनकी। अब
क्लास दिखा लो, चाहे मेंटल स्टेट दिखा लो, जो मर्जी कह लो, बट हमारी बॉडी को जो चीज़ फ़ायदा करती है ना, उसको बेचने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो चीज़ें नुकसान करती हैं, उनको आप किसी भी रेट पे बेच दो तो वो बिक रही। सही बात है। तो अब बेवकूफ़ कौन हुआ? चलो, मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ सकती, नहीं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है बात करने के लिए। ओके, तो आपने ट्राइबल्स के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया है हाँ उसमें, जी। ठीक है? तो ये कैसा, मतलब ये कैसे हुआ ये कि आप ट्राइबल कल्चर में एंटर कर पाए और क्या था ये क्योंकि एग्ज़ैक्टली? बांधवगढ़ इज़ अ ट्राइबल एरिया, जो हुँ, जहाँ मैं रहता हूँ, हुँ, मेरे जितने भी स्टाफ है, दे आर हुँ, ऑल ट्राइबल्स। हुँ, मैं जिस गाँव में रहता हूँ वो एक ट्राइबल विलेज है। हुँ, बैगा ट्राइब के साथ रहता हूँ मैं, और ओके, गोंड ट्राइब के साथ और कोल ट्राइब के साथ, 3 ट्राइब्स के साथ रहता हूँ मैं। मेरा पूरी लेबर जो आती है वो सारे ट्राइबल्स हैं। हुँ, तो क्या होता है कि इनके साथ काम करने लगा तो मैंने एक बात रियलाइज़ करी। ये बात मैंने सिर्फ़ ट्राइबल्स में नहीं, ये बात मैंने ऊपरी हिमाचली लोगों में भी देखी थी। ये मैंने जो कोर राजस्थान के जो बीहड़ हैं, वहाँ पे भी देखा। हुँ, और ये मैंने जो नेदरलैंड्स या स्पेन के जो पिछले इलाकों में लोग रहते हैं, जैसे कातलानिया है, वहाँ के लोगों में भी देखा हुँ, कि जितना जितना मतलब सेग्रीगेटेड एरिया होता है ना, मतलब जितना क्या बोलते हैं उसको, एनक्लोज्ड एरिया होता है, हुँ, जितना बैकवर्ड एरिया होता है, उतने ही उसके लोग अच्छे होते हैं। इनमें पैसे की लालसा नहीं होती ज़्यादा। आप पैसा देके इनसे हर काम नहीं करवा सकते। क्योंकि दिखावा नहीं करना ना इन सबके आगे। हाँ, तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मैं तो मैम सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर हम हमारे डिसीज़न मेकिंग में ग्रीड या इमोशन को हटा देंगे, तो हम बहुत अच्छे इंसान हो जाएँगे। हुँ, जो होना है वो कर दो, जो लॉफुल है वो कर दो, जो सही है वो कर दो, हुँ, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। और वो ये लोग करते हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा इधर-उधर नहीं देखते, कोई जात-पात नहीं मानते। हुँ, और ट्राइबल्स में तो शादी का भी बहुत अच्छा वो है। पहले बैगा, अब तो नहीं होता ख़ैर, पर जो बताते हैं वहाँ के बूढ़े कि पहले मेले लगा करते थे। वहाँ पे लड़का-लड़की लोग सब जाते थे, जिसको जो पसंद होता था, उससे वो वहाँ शादी कर लेता था। ऐसे ही? ऐसे ही, हाँ, वाह! ऐसे होता था। तो अब ट्राइबल्स का एक और चीज़, इनका फूड सिस्टम बहुत डिफाइंड है। ये चावल और गेहूँ तो उगाते हैं, हुँ, बट खुद नहीं खाते। अच्छा, ये आज भी कोदो खाते हैं। कोदो क्या होता है? कोदो एक टाइप का मिलेट होता है। ये आज भी रागी खाते हैं। ओह! ये उगाते ज़रूर है क्योंकि मार्केट में वो बिकता है। हाँ, और ये लोग कभी भी, अब देखिए, आदिवासी है, हुँ, जंगल में रहता है, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स तो नहीं है, तो हुँ, इंटॉक्सिकेशंस तो इनकी हैं ही। ये बहुत शराब पीते हैं। ओके, जितने भी आदिवासी आप देखोगे, दे लव ड्रिंकिंग, बट दे डोंट ड्रिंक व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। देन व्हाट डू हमारे दे ड्रिंक? हमारे एरिया में महुआ होता है एक फल, हाँ, ये महुए की शराब बनाते हैं, अपने घरों में ही बनाते हैं। हर चीज़ इनकी होम सोर्स्ड है। हुँ। और ये क्या अभी तक भी, मतलब नहीं, जो नहीं, अब पूरे, आउटर एरियाज़ से हैं, उनसे हाँ। अभी तक इतने ज़्यादा मतलब नहीं, नहीं, फ्रेंडली नहीं है? नहीं, नहीं, फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, दे आर जस्ट स्कैर्ड। कॉन्फिडेंस कम है ना, हुँ, बाहरी लोग इन्होंने कभी देखे नहीं, कभी किसी से इनकी बात नहीं हुई, हुँ, तो ये अपने आप ही हमको उनसे ऊपर मान लेते हैं, हुँ। कि हम तो नीचे लोग हैं, हमसे क्या बात करेंगे, तो एंड इसलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन के कि ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एनी डे, एनी डे ये लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हुँ, देखिए एक आदिवासी के घर में, हुँ, इनका घर, एक आदिवासी के पास भले पैसा ना हो, हुँ। बट उसके उसका घर अ, आधे एकड़ से कम का तो किसी का भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, नाइस। ठीक है ना? आधे एकड़ का घर होगा, उसी में इसके पास 5-6 गाय होंगी, ठीक है? जो हुँ, दिन का 2-3 लीटर दूध तो दे देती होंगी, हुँ, ठीक है ना? उसके बाद इनके घर में एक बैकयार्ड होगा, जिसमें सीज़नल सब्ज़ी होगी, फ्रूट्स के इसके घर में पेड़ लगे होंगे, गेहूँ, चावल ये उगा लेता है, रागी मिलेट हो गया, चाहे कोदो मिलेट हो गया, सब कुछ ये खुद उगाता है। हुँ, तो इसके पास खाना भी है, इसके पास पीना भी है, और इसके पास मनोरंजन के तो, अब गाँव में क्या है, बढ़िया एक जगह पेड़ के नीचे बैठे हैं, चिलम पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। मुर्गियाँ भी घर की हैं, मीट की भी कोई टेंशन नहीं है, होमस्टेड का मीट है, हुँ। देसी चिकन खाते हैं। तो कहाँ से गरीब है वो? दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है हम शहर वाले ज़्यादा करीब फ़ील कर वही रहे हैं तो। इनके आगे।
वही तो, वो उसके पास तो हवा भी साफ है, उसके Yeah. पास खाना भी साफ है, उसके पास कपड़े भी वो अपने यहीं पे बना लेते हैं, किसी किसी पेड़ से बना लेंगे या तो, या कॉटन खुद उगा के उससे बना लेंगे, ज़्यादा होगा तो बाजार से आके खरीद लेंगे। तो आदिवासी का तो बहुत ही अलग जीवन है, आदिवासी जीवन जैसा तो कोई जीवन ही नहीं है। और ना ये कभी बीमार पड़ते, और बीमार पड़ते हैं तो चले जाते चले जाते हैं हैं, फिर मतलब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अपने आप ही ऐसा हो जाता अरे है। पैसे ही नहीं होते इनके पास इलाज कराने के ना, और ना इनके उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो है, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। इंडिया में फार्मिंग को बहुत ज़्यादा ना लोग एप्रिशिएट नहीं करते। जैसा आप बोल भी रहे थे कि इतना लोग फ्यूचर नहीं देखते हैं अब इसमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि फार्मिंग जो है ना, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल वर्क हुँ। plus the land holdings. Farming is very well fruitful if you have a big chunk of land. ओके। Plus the supply system is so damaged, or is so weak that it takes 3 times the time हुँ। टू टेक योर प्रोड्यूस फ्रॉम द फील्ड टू द मार्केट। उसके बीच में बहुत लॉसेस हो जाते हैं, प्लस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग फार्मिंग को फार्मिंग की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि हमें फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू ग्रो, व्हेन टू ग्रो एंड हाउ टू ग्रो एंड whom टू सेल। हुँ। ठीक है ना? वो लोगों को पता नहीं है, और जो नए लोग फार्मिंग में आना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, और वो बेसिक्स भूल जाते हैं। अब मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि बड़े-बड़े पॉली हाउस लगा लेंगे, हाइड्रोपोनिक्स से काम करेंगे, और सॉइल में खेती करनी आती नहीं। हाइड्रोपोनिक्स या जो ये जो अलग टेक्निक्स हैं फार्मिंग की, दे आर नॉट एनी ईज़ियर, दे आर द एडवांस्ड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर, सो दे इन्वॉल्व हायर टेक्निकैलिटीज़। हुँ। तो जब तक आप बेसलाइन को नहीं जानोगे, तब तक आप हाइड्रोपोनिक्स या कोई और अच्छी खेती नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, वो है रिकग्निशन ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स को वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर कोई कोई काम करता है, आप जैसे पॉडकास्ट बनाते हैं, सो इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टेड व्हाइल प्रैक्टिसिंग दिस करियर, देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट फार। तो जब राइट। फार्मर की इज्जत ही नहीं है, उसको कहीं पे खड़ा होने को, बैठने को कोई भी उसको नकार देता है, उसको कोई समझा नहीं जाता। किसान तो कोई बोलता ही नहीं है, गरीब किसान ही बोलते हैं। हुँ। तो जिसके साथ गरीब टर्म जुड़ गई, तो वो तो बेचारा वैसे ही उस प्रोफ़ेशन को छोड़ के कहीं और जाएगा ना। मैंने राइट। कितने लोग देखे हैं कि जो 50-50 एकड़ की खेती छोड़ के शहरों में नौकरियाँ कर रहे हैं 30-30 हज़ार रुपए की। जबकि 30 हज़ार रुपए की तो रोज़ लेबर खर्चा आ जाता है, 50 एकड़ में आपकी खेती हो तो। हुँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो जैसे आपने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा क्रॉप कब ग्रो करना है, हुँ। ठीक है? क्या उसके लिए क्या करना है, उसके बाद उसको किसको सेल करना है। हुँ। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना कि किसे सेल करना है, लोगों को आज तक यही क्लियर नहीं है। जितना मैंने फार्मर्स को देखा है, वो हमेशा इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सही जगह पर सेल करें, ताकि उनको सही प्राइसेज़ मिलें जो एक्चुअली उनके लिए ठीक हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैम देखिए, प्राइसेज़ जो है ना, हुँ। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। हुँ। क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी ऐसी है, हमारा बांग्लादेश से ट्रेड बंद है, हमारा पाकिस्तान से ट्रेड बंद है, हुँ। हमारा जो अरब भी जा रहा था वो भी बंद हो गया। हुँ। तो पहले क्या होता था, इंडिया की प्रोड्यूस इंडिया में ही बिक जाती थी। हुँ। अब इंडिया की प्रोड्यूस इंडिया से बाहर नहीं जा पा रही, तो वो सरप्लस हो जा रही है। राइट। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लस रेट जो है वो फार्मर्स को यूनियंस बनानी चाहिए, और उनको डिसाइड करना चाहिए मंडी में जाके। अभी क्या होता है, एवरी फार्मर एंटर्स द मंडी एज एन इंडिविजुअल। हुँ। So when we have scattered sticks, it's easy to break each one of them, हाँ। और उनको किसी भी औने पौने रेट पे दे दो। बट अगर फार्मर पूरा गांव अपना यूनियन बना के मंडी पहुंच जाएगा कि भैया इससे नीचे तो हम बेचेंगे ही नहीं, तो वो खरीदेंगे क्या? और प्राइवेट वेंडर्स को बेचो, हुँ। गवर्नमेंट को भी बेचो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को मत बेचो, बट आप प्राइवेट वेंडर्स को बेचो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कहीं न कहीं ये कहीं बीच में एक यूनियन की यू कमी है। यूनियन की कमी है, प्लस हमारा सप्लाई सिस्टम इतना वीक है। हुँ। जो सब्ज़ी 8 घंटे में पहुँच सकती है, वो सब्ज़ी 16 घंटे पहुँच रही है, तो वो पेरिशेबल तो है ही ना। फ्रेश हाँ। चीज़ है, तो पेरिशेबल होगी तो लॉसेस होंगे, लॉसेस होगा तो फार्मर ही बेयर करेगा, हुँ। बिकॉज़ एजेंट्स आर ओनली गोइंग टू पे फॉर द फ्रेश वन्स। करेक्ट। तो प्लस उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
आधे से ज़्यादा 90% फार्मर्स हमारे देश के अभी भी फ्लड इरिगेशन पे चलते हैं। किसी को ड्रिप इरिगेशन के बारे में पता ही नहीं है। सारे लोग गेहूँ और चावल के पीछे भाग रहे हैं। जबकि बहुत अलग-अलग क्रॉप्स हैं जिनके बारे में अगर स्टडी करें तो दे आर वे मोर प्रॉफिटेबल देन द कैश क्रॉप्स। तो कई सारी चीज़ें हैं जिस वजह से फार्मर नहीं बनना चाहता, बट मुख्यतः जो कारण है वो ये है कि जिस काम में इज्जत ही नहीं उसको करके क्या फ़ायदा? और जबकि मुझे लगता है कि इनको इज्जत इतनी मिलनी चाहिए क्योंकि यही है जिनकी वजह से हम लोग खाना खा पा रहे हैं। हाँ, अभी एक बात बताओ मेरे को, ये जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है या कोई भी काम जो हो रहा है, जो मतलब कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मान लीजिए बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है, वो इसीलिए है क्योंकि हमें खाने की चिंता नहीं है। करेक्ट। हमारी टेबल पे खाना है, हमें पता है खाना कहाँ से आएगा, सो वी कैन लुक इनटू दीज़ सबऑर्डिनेट इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी बिज़नेस। राइट। रोटी, कपड़ा, मकान में भी रोटी सबसे पहले आती है। बिल्कुल। बट क्या है ना कि हमारे देश में किसान इतने ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास मोटा-मोटी इतना हो जाता है कि हमारे देश का काम चल जाए, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। बट अगर लोगों का ध्यान इस पे होने लगे और लोग ये सोचने लगें कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट द फार्मर्स, दिस इज़ व्हेन there is going to be a turn. हुँ। There's going to be a 360 turn when see farmers farmers demand and farmers deserve the respect to be equivalent to an army man. हाँ, जितना एक आर्मी वाला कष्ट सहता है ना, उतना ही एक किसान भी सहता है। सही बात है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे भी हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? क्रॉप लॉसेस हमारे को भी होते हैं, जान का खतरा हमारे को भी रहता है। अब आप सोच के तो देखिए ना, ठंड के टाइम में जब धुंध इतनी पड़ रही है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके मेन हाईवे से जा रहे हो अपना माल बेचने, ठीक है ना? क्या वो रिस्क नहीं है क्या? बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, तो इतना किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, तो क्यों कोई किसान बनना चाहेगा? और जो लोग हैं ना, वो उसको रोमांटिसाइज़ बहुत कर देते हैं कि फील्ड में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 मिनट नहीं खड़ा हो जाता धूप में। हाँ, एग्ज़ैक्टली जब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो वो सच में बहुत रोमांटिसाइज़ करके दिखा रहे होते हैं। हाँ, हाँ। बट उसके पीछे जो इतने ऐसी चीज़ें हैं ना, जो बहुत कड़वा है देखने में। एक खेत को खेत बनाने में जो मेहनत है, वो तो कोई देखता ही नहीं ना, क्योंकि लोग लगे-लगाए खेतों में जाते हैं। सही बात है। जो खेत जब तैयार हो रहा होता है ना, तब उसमें खड़े होके देखो, जब रोटावेटर चलता है ना खेत में, तो खड़ा नहीं हो सकता आदमी, इतनी मिट्टी उड़ती है। 1 एकड़ में कभी प्लाऊ करके देखना ट्रैक्टर पे बैठ के, अगर 3 घंटे में भी कर देना एक नॉर्मल इंसान, और जब वो ट्रैक्टर से उतरेगा तो उसके ऊपर उसकी बॉडी से 1 किलो, 1.5 किलो मिट्टी निकल जाएगी। ओह गॉड! ये बहुत मुश्किल काम है एंड वी आर नॉट बीइंग रिवॉर्डेड इवन 10% ऑफ व्हाट वी डू। एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री, इट इज़ जस्ट एन इनफेमस वन। इसको बहुत ज़्यादा हमारे देश में क्रिटिसाइज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमने कभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करा ही नहीं एग्रीकल्चर में। अब बाहर जाके देखो, नेदरलैंड्स जैसा देश 200 बाई 300 का देश है वो। 200 किलोमीटर ऐसे, 300 किलोमीटर लेंथ में, ठीक है ना? वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है। ठीक है ना? यूएस का पूरा एग्रीकल्चर कैपिटलाइज़ हो चुका है। मोंसैंटो, बायर, सिंजेंटा, डाउ एग्रो, यू नेम इट, द एग्रीकल्चरल जायंट्स आर एवरीवेयर। राइट। अब इन्होंने उसको कैपिटलाइज़ कर दिया, जो छोटे रैंचेज़ थे, दे टूक ओवर दोज़ रैंचेज़, और अब वो उसको एक कमर्शियल यूनिट की तरह चलाते हैं। तो हमारे देश में क्या है कि बहुत छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। किसी किसान के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है। 4 वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे, 1-2 ढाई में ही खत्म हो जाते हैं ज़्यादा लोग। तो सबसे ज़रूरी हम लोगों को ये है कि हम समझें कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो कैसा है, और फिर उसके लिए हम स्टेप्स लें। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि हर गाँव में 10 लड़के ऐसे रखो जो अलग-अलग जगहों पे जाएँ और देखें कि खेती में क्या-क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या नया आज क्या किया जा नया रहा आ है। रहा है। उनका सिर्फ़ यही काम है, और उनके ऊपर चेक करे पंचायत का एक बंदा। एक पंच को उनके पीछे लगा के रखो कि इनका भई रिपोर्ट लो कि ये क्या कर रहे हैं, शहर में जाके तफरी तो नहीं कर रहे। ठीक है? उनकी, और आपको पता लग गया क्या हो रहा है। फिर जितने भी आपके किसान हैं, आप भले ही इंडिविजुअल फार्मर हो 1-1, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 एकड़ के, बट कलेक्टिवली तो आप लोग 100 एकड़ का फार्म हो, सही बात है। तो आप उसको प्रोड्यूस को 100 एकड़ का बेचो। आप जाओ एक ग्रुप बन के,
एफपीओ बन जाओ आप। फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फूड प्रोड्यूसिंग नहीं होती, सॉरी, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है एफपीओ ओके। को। ठीक है, तो एफपीओ बनाओ आप, और गवर्नमेंट उसमें अथाह सब्सिडी देती है, बट किसी को कुछ करना ही नहीं है। पहले आपको पता है ये जो पॉली हाउसेस लगते थे ना, हाँ हाँ। इस पे गवर्नमेंट 80% सब्सिडी सब्सिडी देती थी, बट फार्मर की भी गलती है इसमें। अब वो लोग लगा लेते हैं सब्सिडी के लिए, और पॉली हाउस सड़ते रहते हैं, उसमें कोई खेती उसको नहीं ध्यान कर, नहीं हो हाँ, रहा। उस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ज़्यादातर एग्रीकल्चर में तो जो बहुत बड़े-बड़े फार्मर्स हैं ना, जिन्हों के पास ज़मीनें हैं, वो लोग सिर्फ ब्लैक और व्हाइट खेल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, हाँ। तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। और नुकसान पूरे कंट्री को होता है इसका। हाँ, पूरे कंट्री का नुकसान है इसमें। देखिए, एग्रीकल्चर अगर आपके देश का बैठ जाएगा तो कोई और इंडस्ट्री पनप नहीं सकती, ये बात आप मान लीजिए। राइट। ठीक है ना? तो इस बार और कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, हमारे देश में तो बढ़िया वो हो रहा है, मतलब यहाँ पर ना एक्चुअली एक ये भी तो चल जाता है ना कि जो बड़ा बनता जा रहा है वो बड़ा बनता ही जा रहा है। अब उसके हाथ में सारा कंट्रोल चला जाता है। जो छोटे हैं वो फिर कुछ कर ही नहीं पाते। कर तो मैम सब कुछ सकते हैं, बट करता कोई नहीं है, क्योंकि सब अपने मजे में टशन में है। रील देखी बढ़िया, आपने दाल चावल खा लिया, सरकार फ्री में पैसा दे रही है, मिल जाता है खाने को गल्ला, बस हो गया। क्या करना है कुछ करके? किसी के अंदर कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। और हर कंट्री में रेवोल्यूशन आता है, यूएस में आपको भी लगता आया, है इंडिया में आएगा? आएगा, अभी नहीं आएगा। देखिए, अतः अतः अति हर चीज की होती है, राइट। समझ रहे हैं ना? और अति जब होती है तो रिवर्सल होता है, ये नेचर का रूल है। जब सही हो बात। जाएगा तो आ जाएगा रेवोल्यूशन भी, धीरे धीरे करके सब होगा। अभी हम 75-77 साल के तो हैं, सही बात। अभी वी आर कितना ही टाइम टू हुआ अभी टू इंडिपेंडेंस टू को। यंग नेशन। अब सिंगापुर और चाइना की लोग बात करते हैं, सिंगापुर कितना बड़ा है? बहुत छोटा है वो तो। दिल्ली से भी छोटा है, उसकी हाँ। पॉपुलेशन उससे भी छोटी है, उतना हमको दे दो। हमारे पास अब ये देखो ना कि 160 बिलियन 1.6 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 160 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन। राइट। ठीक है ना? मैं काउंटेड नॉन काउंटेड सबको गिन रहा हूँ, सेंसस को अकेले को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर्स भी तो बहुत हैं हमारे देश में। कोई नेपाली आगे घुस गया, कोई बांग्लादेशी आगे घुस गया, श्रीलंकन बिल्कुल। आगे घुस गया, पाकिस्तानी कितने रह रहे होंगे किसी को क्या पता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो अब हमारे देश में मैं आपको बात बताऊं, आप ये बात मानोगे नहीं कि अगर कानून व्यवस्था से सारे काम होने लगे ना, तो हमारा देश एक दिन फंक्शन नहीं कर सकता। लोग इतना रोते हैं ना, जो करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है, अगर ये करप्शन खत्म हो गया ना, तो बारियां आने में सालों लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि इतना हाईली पॉपुलेटेड आप कैसे कर लोगे उसको प्रॉपरली? हाँ, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर इन केओस। हमें जब काम कोई शुरू होता है ना, हमें नहीं पता लगता कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बट अंत में वो हो हो जाता है। जाता है। कैसे हो जाता है किसी को नहीं पता। हाँ। और यही कारण था कि मैं छोड़ के आया हूँ नेदरलैंड्स फॉर इंडिया, क्योंकि मेरे को ना लाइफ में मोनोटनी पसंद नहीं है, मेरे को रूटीन पसंद नहीं है, मेरे को उतार चढ़ाव बहुत पसंद है। मेरे को पसंद है कि लाइफ में ना थोड़ा केओटिक हो सब कुछ। ये मुझे लगता है हर फाउंडर की पसंद होती है। हाँ, केओस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एंट्रोपी अगर नहीं होगी ना, तो सिमेट्री नहीं आ सकती। करेक्ट। अगर सिमेट्री चाहिए, सो देयर हैज़ टू बी अ ब्रेकडाउन, वेरी ट्रू। ठीक है ना? बिग बैंग के बाद भी जो बना पूरा यूनिवर्स का जो भी बना सिस्टम, पूरा जो वो है, वो भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग। करेक्ट। ठीक है? यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग एट अ वेरी हाई रेट। और बिग बैंग के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक्सपेंशन, क्योंकि स्टिल द स्टार्स आर ट्रैवलिंग। वैसे ही इंडिया है, हमारी ग्रोथ हो रही है, धीरे-धीरे हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, ख़ैर अब इकोनॉमिक उस पे तो मैं जाऊँगा नहीं, रुपी बहुत गिरता जा रहा है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक कोलैप्स हियर, मेरे को ये दिख रहा है। राइट। और एग्रीकल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो इसमें बची रहेगी, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं ना चाहे एक्चुअली। रिसेशन हो, चाहे लॉकडाउन, बिल्कुल। खाना तो सभी को खाना सबको है। चाहिए। तो बस यही है मेरे साइड से, तो कि इसीलिए लोग नहीं जा रहे एग्रीकल्चर की तरफ, और जो जा रहे हैं उनको कख नहीं पता, वो रोमांटिसाइज़ होके जा रहे हैं। सही बात है।
ठीक है ना? सुनहरे सपने से सपना साकार नहीं होता है। एक तो सपना सही देखना पड़ता है कि इस सपने की रियलिटी क्या है, व्हाई, व्हाट्स एंड हाउस क्या है और आप इसको पूरा कैसे करोगे, हाँ, ठीक है ना? अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ ड्रीम। एब्सोल्युटली। तो कोई उसका मतलब नहीं है। खेती आसान काम नहीं है, खेती बहुत मुश्किल काम है। आपने मेरे से पहला पूछा था ना कि इस बायो नैनो टेक्नोलॉजी या साइंस छोड़ के सॉइल में कैसे आ गए? तो सॉइल जो है ना वो तो सिर्फ़ एक पार्ट है एग्रीकल्चर का। राइट। हमें सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, पेस्ट मैनेजमेंट, फिर मार्केटिंग, फाइनेंसेस, एचआर हर चीज़ माँगता है एग्रीकल्चर। आप मानोगे नहीं, रोज़ की हमारे यहाँ 150 लेबर की आवक है। अच्छा। 150 लेबर। अब वो कहाँ से लाओगे आप? वो एचआर ही तो है, भले अंग्रेजी नहीं बोलते, पर ह्यूमन रिलेशन तो है ना। बिल्कुल, सही बात है, रोल तो वही है। हाँ, और फाइनेंसेस अब इतना पैसा लगता है। अब 1 एकड़ में आप सब्जी की खेती करोगे ना तो 2 से ढाई लाख रुपए का खर्चा ही खर्चा है। जिससे अगर आप 5 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं बना रहे हो, देन यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक है? तो आपको हर चीज़ मैनेज करके चलनी है और मैं तो सोचता हूँ एग्रीकल्चर से अच्छा कोई धंधा ही नहीं है। आप मेरे को बताओ, आपने खीरा लगाया, 1 महीने में खीरा चालू हो गया, ठीक है? 1 एकड़ पे मोटा-मोटी 20 टन खीरा टूटता है। राइट, 10 रुपए के हिसाब से टूटा तो बी 2 लाख रुपए आपने कमा लिए। बिल्कुल। सवा लाख रुपए आपका खर्चा आ गया। 75,000 रुपए आपकी शुद्ध बचत हो गई। ठीक है ना? शुद्ध बचत हो गई आपकी 75,000 रुपए। बिल्कुल। तो 3 महीने की क्रॉप थी। 120 दिन में आपने 1,25,000 लगा के 2 लाख रुपए कमा लिए। 35% कौन-सा धंधा दे देता है 3 महीने में बताओ मेरे को? कुछ कोई नहीं देता। कोई नहीं रह सकता। बट ये वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम नहीं है। लोगों के पास 3 एकड़ में वो 75, 75, 75 कमा ही लेगा तो भी तो 2 लाख रुपए साल के ही कमाए। हुँ, करेक्ट। कमाएगा भी क्या? और ये पूरा धीरे-धीरे गेम क्वांटिटी का ही है ये बेसिकली। वॉल्यूम का गेम है, इसीलिए तो जायंट्स घुसते हैं इसमें। जब तक लैंड होल्डिंग नहीं होगी ना आपके पास, तब तक आप गरीब ही रहोगे। और अगर आपके पास लैंड होल्डिंग कम है, तो आप पूरे गाँव को इकट्ठा कर लो, आपके पास भी लैंड होल्डिंग हो गई। एक साथ बेचो ना अपनी प्रोड्यूस। साथ में आके एकता लेके आओ, किसान एकता बहुत ज़रूरी है। पर वो तो मुझे लगता है इंडियंस में बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम बँटे हुए हैं, हर हर मोड़ पे तो हम बँटे हुए हैं। ये करेक्ट। हमारी जात का नहीं है, ये हमारे गाँव का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, ये हमारे स्टेट का नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं बोलता। अब पढ़े-लिखे लोग कि ये हमारी भाषा नहीं बोल रहा है, ये हमारे स्टेट में रह रहा है। यार जब तुमने साइन करा था डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, यू जॉइन्ड इनटू इंडिया राइट? करेक्ट। अब इंडिया एक देश है तो उसको मानो कि हमारी भाषा को तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अरे कैसे रिस्पेक्ट करते हैं भाषा को? क्या जाके हार हार चढ़ा दूँ उसका? दिखा पहले मंदिर कहाँ है? अब नहीं आती है, मान लो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे को मराठी नहीं आती पर मेरे को वहाँ पे तुम ही लोगों ने जॉब दी है ना, तुम्हारे बैंक ने जॉब दी है, उससे पूछा जाए ना कि क्यों नहीं आती? अब चाहे मराठी को ले लो। एंड द पॉइंट इज़ कि चलो मराठी नहीं आती, इंडिया की कोई तो लैंग्वेज आती है हाँ, ना, हिंदी तो आती है। हम लोगों को तो एटलीस्ट एक साथ रहना ही है। हाँ, ये अगर हम ये सोचेंगे कि हम आपस में भी इकट्ठे ना रह के और सब हाँ, कुछ ठीक कर लें तो ये तो तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं नहीं है। सकता। आप एक हार्मनी तो लाओ ना अपने अंदर। और चाहे आप कर्नाटक चले जाओ, चाहे तमिल चले जाओ, चाहे आप सेम इशू है। सेम इशू है साउथ में। आप नॉर्थ में ये इशू नहीं देखोगे। हमारे यहाँ गुड़गाँव में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, यूपी में कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया तू हमारे देश का तू हमारी भाषा नहीं बोलता। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, किसानों को समझना पड़ेगा। किसान जब अपना छोड़ के कम्युनिटी का सोचेगा, तो अच्छा सा होने लगेगा सब कुछ। बिल्कुल। बस इतनी सी बात है और तो कुछ है नहीं कोई। आपको लगता है कि आपने जो ये बायो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट का सारा सीखा, पढ़ा, हुँ, रिसर्च की, हुँ। उसके बाद आपको ये फार्मिंग में भी एडवांटेज मिल रहा है इसका? बिल्कुल, फार्मिंग इज़ ऑल केमिस्ट्री। आप जो न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, वो सॉइल में कैसे रिएक्ट करेगा, प्लांट की रूट उसको अपटेक कैसे करेगी, कितना अमाउंट जाना चाहिए, कितना प्लांट यूज़ करेगा, जो भी हमारे फर्टिगेशन के फॉर्मूलेशंस है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। आपका प्लांट क्या अपटेक कर रहा है, वो कितनी फ्रूटिंग दे रहा है, उसको कितना पानी चाहिए, दिस इज़ ऑल प्लांट बायोलॉजी। ठीक है ना? प्लांट में और ह्यूमन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे सेल्स बिल्कुल सेम है। एक पेड़ में और आप में सिर्फ़ 5% का ही फ़र्क है डीएनए में। अच्छा। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
बस हमारा सर्कुलेटरी कुछ सिस्टम नया होता है, है इनका जाइलम फ्लोएम होता है और कुछ नहीं है। हम्म, एक बंदर में और आप में 0.1% का डिफरेंस है, उससे ज्यादा नहीं है। एक डीएनए बहुत बड़ी चीज होती है, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा सा भी अगर चेंज हो गया तो सब पलट सब जाता है। पलट गया तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए, कोई भी आप पढ़ाई कीजिए, कोई बेसिकली मैं साइंस की बात करूँगा, साइंस इज़ नॉट अबाउट नोइंग अ फिनोमेनन। Science is about increasing your grasping power to a level where a scientific phenomenon is displayed and you can grasp it well. अब मेरे को ये नहीं है कि भले मेरे को वो नैनो टेक्नोलॉजी काम में ना आती हो, बट कोई भी साइंटिफिक फिनोमिनन अगर सामने लिखा है ना, वो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। राइट इजी हो जाएगा हाँ, समझ होता क्या है, सारी साइंस जो मैंने +1 +2 में पढ़ी थी ना, सारी साइंस वही है, बस उनके एप्लीकेशन हैं। जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, लोग बोलते हैं आपको, कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं वो। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, कि ये बोलते हैं ये a+b² का फ़ॉर्मूला मैंने पढ़ा था, ये मेरे किस काम आ रहा है? अरे बेवकूफ़, यही तो फाउंडेशन है सारे कैलकुलस का। अलजेब्रा ना हो तो कैलकुलस नहीं हो सकता, कैलकुलस ना हो तो तुम्हारे जितना भी इक्विपमेंट बना रहे हो तुम, ये सब हो ही नहीं सब हो सकता ही है नहीं सकता। बिल्कुल मतलब लोगों के अंदर इतनी सी भी सेंस नहीं है कि हमने हिस्ट्री, पढ़ाई इसलिए नहीं होती है कि तुम पढ़ के डिग्री ले लो। पढ़ाई इसलिए होती है कि तुम्हारा दिमाग इतना खुल जाए कि यू विल बी एबल टू ग्रास्प व्हाटएवर इज बीइंग थ्रोन एट यू। तो कुछ भी राइट पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होता। ये एक पर्सपेक्टिव बहुत मिसिंग है अभी लोगों में और हम्म, आगे आने वाली जनरेशंस में तो और ज्यादा मिसिंग है मुझे लगता है बहुत लोग टारगेटेड काम कर रहे हैं, सो वी आर ओनली गोइंग टू हैव स्पेसिफिक पीपल। अ मैन और अ वुमन शुड बी अ जनरलिस्ट। कुछ भी काम दे दो, अब आप मेरे को कुछ भी दो, कुछ भी करा लो, कोई भी काम करा लो, फरुए से लेके पाइपेट तक सब चलाता हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे से कोई भी मशीनरी, ट्रैक्टर से लेके आप हाई एंड पीसीआर, टेम माइक्रोस्कोप्स तक आप मेरे से ऑपरेट करवा लो, वो सब सब करता हूँ कर मैं। लेते हैं घोड़े से लेके मिग 21 तक कुछ भी चलवा लो, सब चला दूंगा। भले ही गेमिंग में दिखा दो, क्योंकि मेरे को ये विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है। अब मेरे को आप कोई भी चीज एक बारी करना सिखाओगे तो वो मैं सीख जाऊंगा। वो पढ़ाई से आता है। राइट वो जरूरी है कि आप पढ़ें क्लास में ना पढ़ो, घर में पढ़ो, होम स्कूलिंग करो। क्योंकि स्कूल्स का ना आजकल बहुत ज्यादा जो माइंडसेट है या जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है। वो बिजनेस ज्यादा है अब एजुकेशन हाँ, से हाँ। तो आप अपने बच्चे को वो पढ़ाएं जो वो पढ़ना चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है, और थोड़ा-थोड़ा ज्ञान हर चीज़ का दें और मिट्टी से जोड़े रखें। अब मिट्टी में खेलते ही नहीं बच्चे। मतलब ही नहीं बनता है लोग हाँ, बच्चे एसी से बाहर नहीं निकलते वही मिट्टी तो तो। बहुत दूर की बात है हाँ, अब जब तक वो गंदा नहीं होगा तो उसका इम्यून सिस्टम बनेगा कैसे? हमारे यहाँ पे जब मैं नेदरलैंड्स में होता था तो देयर वाज़ दिस कॉन्फ्रेंस दैट आई हैड अटेंडेड इन बेज़ल, स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ पे एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, जेरोम गैलन करके। ओके तो उसने ही प्रेजेंटेड अ डेटा एंड ही हैड एन इम्यूनोस्कोर। इम्यूनोस्कोर था, उसने ही हैड व्हाट यू कॉल इट, कैलकुलेटेड द स्कोर ऑफ द पीपल ऑफ ईच कंट्री ग्लोबली। तो ओके उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन देश, मैक्सिकन देश भी सबसे ऊपर थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वी आर द वन्स हू आर मोस्ट एक्सपोज्ड टू द पैथोजेंस। राइट समझ रहे हो? हम गोलगप्पे खा के बीमार नहीं होते, बट अंग्रेज अगर गोलगप्पे खाएगा वो सीधा डायरिया की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल उसके शरीर को आदत ही नहीं है। हाँ और ये जो शरीर है ना, इट्स अ यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सेस फाइनेस्ट बायोकेमिकल मशीन। यू थ्रो एट इट एंड इट विल अडेप्ट। कुछ भी करा सकते हो आप इस शरीर से। राइट अब आप सोचो ना, 180 किलो का आदमी है, बेड पे पड़ा है, जिंदा तो है, हाँ हार्ट तो उस लेवल तक भी पंप कर रहा है ना।
तो आप सोचो कि इफ यू हैड टेकन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम्म, अगर आप उसको ट्रेन करते तो वो कहाँ तक कहाँ चलता। होता, बिल्कुल। ठीक है ना, तो शरीर को समझो, डाइट को समझो। आई एम सॉरी, व्हाट द क्वेश्चन वाज। ये बेसिकली क्वेश्चन पूरा डिफरेंट जोन में चला गया है। हाँ लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि आप ये जो एडवांटेज आपको कैसे मिल रहा है हाँ साइंस, हाँ बायोटेक्नोलॉजी से? हाँ। साइंस से, तो साइंस में क्या है कि हर चीज को पढ़ाई का जो मतलब है वो ये है कि आपके समझने की पावर बढ़ जाए, चाहे जो मर्जी पढ़ लो। करेक्ट, करेक्ट, ओके। सो आपका जो फार्म है, ये सिर्फ एक फार्म नहीं है, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम आई वुड से। हाँ जी। राइट, आपने एनिमल्स भी वहाँ पर रखे हैं और आप उनका ध्यान रख रहे हैं, आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्सेस हैं आपके पास। तो ये जो शौक है, ये एनिमल्स को ट्रेन करने का, उनके साथ रहने का, ये कैसे आया आपके अंदर? ये पुराना है मैम, ये आज का नहीं है, बचपन से है। मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, आई एम द ओनली चाइल्ड। तो मैं बचपन से कुत्ते के साथ रहा हूँ, तो कुत्ता मेरे साथ बचपन से था। फिर उसके बाद घोड़ा, मैं जब 3 साल का था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड अ फाइट विद माय पेरेंट्स टू गेट अ हॉर्स। मेरे को, रियली? हाँ, मैं जब इतना छोटा था तब मेरे को मैं इतने छोटे से मेरे को घोड़े का शौक है कि अच्छा, जब मेरे मम्मी पापा ये बोलते थे कि जब तू फोर्थ में हो जाएगा ना तब तेरे को घोड़ा ले लेंगे। ओके। मतलब तब तो उनको मिला लगता था? नहीं, कहाँ मिलेगा, शहर में रहते थे हम लोग। तो हाँ, पर इधर-उधर के घोड़े हम लोग मैं चलाता रहता था, कहीं पे कोई मिल गया शादी वाला। बट मैंने 5 साल का होते-होते नहीं, 6 साल का होते-होते आई वाज़ अ कंप्लीट राइडर। दिस वाओ! हाँ, ये मेरे मॉम डैड को जाता है, मेरे मम्मी-पापा को श्रेय जाता है कि मेरे को उन्होंने किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखा। मैंने हर चीज़ करी है। तैरना मेरे को आता है, स्केटिंग मेरे को आती है, हॉर्स राइडिंग मेरे को आती है, फुटबॉल मैंने खेली है, क्रिकेट मैंने खेला है, बॉक्सिंग मैंने करी है। तो मैं हर चीज़ से वो हूँ। मैंने हर जगह हाथ जलाए हैं। कोई भी गेम अच्छी हो, बात। वो हर चीज़ मेरे को करवाते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्कूल का ट्रिप है और मेरे को नहीं भेजा गया हो। धक्के से भेजते थे कि जा, घूम के आ, कर जो तेरे को करना है। मतलब मैं आप एक्सप्लोर करोगे तभी बेसिकली आपको समझ में हाँ। आएगा ना कि क्या करना चाहते हैं हाँ, हम। मतलब लोग ये बोलते हैं कि अरे वहाँ जाएगा, वहाँ जाके खो ना जाइयो। मैं ये कहता हूँ भैया अब इतना खो चुके हैं कि अब क्या खो जाएँगे? कहाँ चले जाएँगे? क्या हो जाएगा? करेक्ट। वो हम लोग कहते हैं यार अब हम ये शहर छोड़ के वहाँ जाएँगे, वहाँ पता नहीं क्या, क्या होगा? बंदे ही तो होंगे, कौन से कोई और हो जाएगा। काला नहीं होगा, पीला होगा, पीला नहीं होगा, नीला होगा, नीला नहीं होगा, हरा होगा। है तो बंदा ही। खाता तो रोटी चावल ही है, तो उससे क्यों बात नहीं हो सकती? बिल्कुल। जिस मर्ज़ी से बात कर लो, जो मर्ज़ी बात कर लो, कोई मर्ज़ी काम कर लो, किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। राइट। फियरलेसनेस इज़ द ओनली वर्च्यू। डर खत्म हो गया अगर इंसान का तो वो कुछ भी अचीव कर और सकता डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ है, नहीं कुछ नहीं करने करने देती। देता। कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसा लगूँगा? अरे जैसा भी लगेगा, तेरे से भी बदसूरत दुनिया के टॉप पे बैठे हैं। सही बात। है कि नहीं? राइट। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो काला, वो जो अलग-अलग चेहरे बनाता है, उसका नाम नाम तो नहीं पता मेरे को, बट लॉकडाउन में देखा था मैंने उसको। अब वो कौन-सा खूबसूरत है और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। और अमीर आदमी ना कभी बदसूरत नहीं होता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शक्ल देखो व्हेन ही एंटर्ड फुटबॉल, हाँ, ऐसे और बहुत आज सारे देखो। एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप हाँ, शाहरुख खान को देखिए इंडस्ट्री हाँ, में आने से पहले और हाँ, अब देखिए। हाँ। अमीर आदमी कभी बदसूरत नहीं होता, बिल्कुल, और मेहनत करो सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात। हैंग ऑन एंड इट विल हैपन। सो कितने हॉर्सेस हैं अभी आपके पास? मेरे पास अभी 5 हैं, बट आते-जाते रहते हैं, हम लोग ब्रीडिंग करते हैं हॉर्सेस की। तो कोई ऐसा हॉर्स भी है जो आपका फेवरेट है? हाँ, नोरा क्या मेरी, स्पेशल है उसमें? वो मेरी पहली घोड़ी थी और सबसे अड़ियल घोड़ी है। उसका अच्छा, सारा काम मेरे को करना पड़ता है। मतलब उसकी आज ग्रूमिंग, भी? आज भी उसकी, वो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती। ओह! वो बेसिकली वो ना पंजाब ब्रीड की घोड़ी है। अच्छा, तो ये घोड़े जो थे ना, इनको वैली घोड़ा कहा जाता है। ये ओके। वैलियों के पास होते हैं। मतलब जो जैसे ये पहले होते थे जंगी घोड़े। इनको गुरु साहब ने यूज़ किया था अपनी हुँ, लड़ाइयों में। हाँ। तो उ उन्हीं उस की ब्रीड है ये आगे। उन्हीं की ब्रीड को आगे एक्सटेंड किया गया है अब अच्छा। पंजाब में, जो ये पंजाब ब्रीड के नाम से तो चलती क्या है। एनिमल्स में या हॉर्सेस में मतलब ऐसा आता है कि पिछली ब्रीड का असर उन पे एक होता हाँ, जा इस रहा है? यही तो ब्रीडिंग है, और ब्रीडिंग है क्या? हुँ।
व्हाट इज सिलेक्टिव? उनमें ट्रेड्स भी रहते हैं हाँ, वैसे। 100%। एक घोड़े का संस्कार, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ हिज प्रोजेनी इज। इसी नस्ल क्या होती है। हम्म। और ये सबसे ज्यादा बात हम घोड़े में ही करते हैं। नहीं, चाहे घोड़े में ले लो, चाहे कुत्तों में ले लो, चाहे इंसानों में ले लो। हम्म। नस्ल तो नस्ल होती है, खानदानी खानदानी होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, और इसमें जात का कोई मतलब नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद कास्ट। जेनेटिक्स है ये ये बेसिकली। जेनेटिक्स है, ये एथिक्स है, जो 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 ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और घोड़ों में तो ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। अब नोरा है, नोरा के पेरेंट्स ऐसे थे कि वो वन मैन हॉर्स थे। तो नोरा भी वन मैन हॉर्स है, उस पे राइड भी मैं करूंगा, उसकी साफ सफाई भी मैं करूंगा, उसको इंजेक्शन भी मैं ही लगाऊंगा। मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, आराम से खड़े होके लगवाएगी। और बाकी अगर कोई उसके पास इंजेक्शन मेरे को भर के भी दे देगा, तो वो लात खोल देगी, सच में काट लेगी, मार देगी। हॉर्सेस बाइट करते हैं? हाँ, मैं अभी आपको दिखाने लगूं तो आप डर जाओगे। Okay. ऐसे ऐसे काटते हैं, बहुत जोर से काटते हैं। And which was the hardest horse to, control? ऐसा कौन सा था? ऐसा अभी तक मेरे को कोई नहीं मिला कि जो बहुत ही ज्यादा उदंड हो। Okay. पर होते हैं ऐसे, बट मैं ऐसे घोड़ों को फिर हाथ नहीं लगाता, बिकॉज दे आर ओनली 1%। वो वही है, उनका संस्कार गलत हो गया है, या तो उनको अब्यूज कर दिया गया है कहीं। और मैं क्या है ना, मैं अपने घोड़ों में काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं बाहर से घोड़े कम खरीदता हूँ। अच्छा। मैं अपनी ब्रीड चलाता हूँ। मेरे पास जो घोड़ियाँ हैं, मेरे पास जो घोड़े हैं, उन्हीं के बच्चे जो आएंगे तो वो मैं रेयर करूंगा। जिनको वो बच्चे पसंद है वो हमसे परचेज कर रहा हूँ। ओके। मैं बाहर से घोड़ियाँ घोड़ियाँ खरीदता हूँ मैं, मतलब, या मैं बच्चे खरीदता हूँ। मैं मैच्योर घोड़े नहीं खरीदता। ताकि वो शुरू से आपके शुरू से मेरे साथ पास रहे, मैं संस्कार दूँ, मैं उनको सिखाऊँ। हम्म। और क्या होता है ना, लोग मारते पीटते हैं घोड़े को, बांध के रखते हैं, और ट्रेनिंग के नाम पे मोटी मोटी लगामें लगा देते हैं। तो जो इंडिजिनस हॉर्सेस हैं, दे आर नॉट अबाउट टेकिंग अब्यूज फ्रॉम एनीवन। वो ऊपर आ जाता है घोड़ा। तो जब आपसे कोई हॉर्स से परचेज करके लेके जाता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या वो ऐसे लोग हैं जो अब्यूज नहीं करेंगे? हम लोग प्राइजेस ही ऐसी रखते हैं हम्म। क्योंकि निचले स्तर का आदमी ले ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे सारे नस्ली घोड़े हैं। हमारे यहाँ पे घोड़े सस्ते नहीं हैं, महंगे ही घोड़े हैं। तो जो भी मेरे से घोड़ा लेके जा रहा होगा, वो संपन्न आदमी होगा। हम ऐसे तो बेच ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे फार्म, हमने तो बच्चे की तरह रखा है उसको। सही बात है। तो हम उसको ऐसे कैसे दे देंगे किसी को? नहीं बिक रहा, नहीं बिकेगा, खड़ा रहेगा हमारे यहाँ पे, हम तैयार कर लेंगे। और बच्चे बिक जाते हैं। अगर आपका फार्म अच्छा है और आपके पास अच्छे घोड़े हैं, तो अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं, तो खरीदने वाले कदरदान बहुत है। बट हाँ, मेरे को एक दुख ये है कि वी डोंट हैव एन एंड यूज टू दीज हॉर्सेस। मतलब कैसे? हिंदुस्तान में ना कोई घोड़ों के गेम नहीं होते। सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी के लिए लोग घोड़ा रखते हैं। ये गलत है, क्योंकि जब वो घड़ा भर जाएगा तो सिर्फ स्पोर्ट्स ही तो है जो घोड़ों को चलाएगा। ये तो चलाएगा Correct. क्या? And horses are made like that. हाँ, घोड़ों को उनको एक्सरसाइज जरूरत है उस ज़रूरी है। चीज़ों लोग की। उनको ले जा कमरों में बंद कर देते हैं, खिलाते रहते हैं और मोटा हो जाता है। जहाँ उसको 30 साल जीना है, वो 16 साल में मर जाता है बेचारा। करेगा क्या? जब एक्सरसाइज नहीं मिल रही तो करेगा क्या वो? इसीलिए हमारे फार्म पे कभी ना बांधने की पॉलिसी है। हम बांधते ही नहीं है घोड़े। खुला रहेगा, ये करेगा। और अगर ज़्यादा कोई नौटंकी करे घोड़ा, कि ज़्यादा लात चला रहा है, ज़्यादा जोश दिखा रहा है, तो उसको डालो लगाम, लेके जाओ 50 किलोमीटर राइड पे। सारी एनर्जी निकल जाती है। 3 दिन रगड़ो, चौथे दिन आ जाएगा लाइन पे कि भैया अब नहीं हो पा रहा, बस वो समझ जाता है कि जब छोड़ तक दे। ये एनर्जी रहेगी तब हाँ, तक रहेगा। छोड़ दे बस भाई, हो गया। बंदे का भी हो आपको जाता है। लगता है एनिमल्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं? इस इमोशनली नहीं, वो हर तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं, और इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये तो इंसान बोल सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है, तो गधों ने वो बना लिया है कि हम वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं हो। तुम तो अपना ही प्लानट खा रहे हो। हाँ। तुम तो जहाँ रहते हो, तुम वहीं गंद फैलाते हो, हम्म। और अपने आप को तुम इंटेलिजेंट बोलते हो। तुम तो बेवकूफ हो। तुमने लालसा के चक्कर में आधे प्लेनेट को खत्म कर दिया। क्या का तेल निकाल लोगे तुम? क्या कर लोगे इतना प्रदूषण करके? दिल्ली में रहने वाले बोलते हैं मेरे पास बेंटली है, मेरे पास साउथ दिल्ली में यो प्लाट है, 100 प्लाट है। अरे तेरे पास हवा नहीं है बेटा, सांस लेने को।
सही बात है, हम तेरे लोग पास सांस नहीं ले तेरे सकते। पास जो यमुना की गोभी आ रही है ना, वो हाईली पॉइजन्ड विद हेवी मेटल्स है। ना तेरा खाना प्योर, ना तेरा हवा प्योर, ना तू जिस घर में रहता है वो पैथोजन फ्री। तू काय का अमीर है? कागज के टुकड़े से अमीर हो जाता है क्या कोई? पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा ही है, उससे क्या खरीद लोगे तुम? गद्दा खरीद लोगे, बर्तन खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे। पर बेसिक नेसेसिटीज जो तो रोटी है। रोटी चाहिए वो कहाँ है? हवा चाहिए वो कहाँ है ही नहीं वो तो कोई अमीर नहीं है। ये सब गरीब हैं, ये बहुत पैसे वाले गरीब हैं। और जो इनको समझ में ही नहीं आती बात। अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, क्या करोगे? अब ये जो वॉर चल रही है, धक्के से ही, तू कौन मैं खामखा। हाँ, सही घुस बात गए है। किसी के भी देश में अंकल सैम जाके, कोई मतलब नहीं है। और पोल्यूशन हमारे यहाँ हो रहा है। उसका असर पूरा इधर पड़ रहा है, और सिर्फ हाँ। पोल्यूशन क्यों, बहुत सारी चीजों पे असर पड़ रहा है। अब ऑयल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब तो अपना ही ब्रांड चमकाने में लगे हैं। किसको क्या पड़ी है? ठीक है, अब नहीं पड़ी तो हो जाएगी खत्म दुनिया। हो जाएगी तो सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे भाई, क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ बोलते हैं कि आप पेड़ बचाओ, एक एक पेड़ को बचाओ, इसको बचाओ, उसको बचाओ। वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बॉन्ड भर देता है और 1100 एकड़ का हसदेव जंगल कट जाता है। क्या कर लोगे आप? अभी पन्ना में कट गया जंगल केन बेतवा प्रोजेक्ट में। ठीक है, बांधवगढ़ में अभी, बांधवगढ़ के पास एक जंगल है वो कट रहा है अभी। धीरे धीरे बहुत करके हो रहा सब है, कट जाएगा। डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज्यादा हो धीरे रहा है। धीरे कट के ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसे के चक्कर में सब खा जाएंगे। और वो होना ही है, इट इज इनएविटेबल। क्योंकि जो पावर में है उसको पावर में रहना है, और इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले भी होता था, ये अब भी हमेशा से ही होगा। होता आ रहा है ये। हाँ, इंडिया में तो डेमोक्रेसी का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो कॉमन आदमी है ना, वो स्पाइनलेस हो चुका है। राइट। वो और स्पाइनलेस क्या, वो बोले भी तो सुनता कौन है? इकट्ठे हो जाओ, सब सुनते हैं। यूनिटी तो नहीं है ना, जो हाँ। दैट इज द मेन पॉइंट ना, यूनिटी तो है ही नहीं। हाँ, तो ये बात जानवरों में बहुत ज्यादा है। जानवर कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। अपना किसी भी जानवर को कभी भी यूरिनेट करते हुए देखना, दे विल नेवर स्टेप इनटू देयर ओन यूरिन। वो बात अलग है, भैंस को बांध ही इतने से एरिया में इतनी सी रस्सी से रखा है, तो उसका पैर तो जाना है ही ना उसमें, वो तो जा ही नहीं सकती बेचारी। बट अगर वो खुला है जानवर तो वो कभी नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमंस करेंगे। ह्यूमंस तो करते ही हैं, अपने घर के बाहर जाएंगे वहीं पे ये बैठ जाते हैं सुबह लेके। तो अब क्या कर सकते हो उनका? ह्यूमंस तो अपना खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। एनिमल्स तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, मैं आपको बात बताऊं, एक चिड़िया है, ठीक है, हम उसको एक बारी हमने उसको खाना डालना शुरू किया, ठीक है, तो वो रोज आने लगी, फिर उसके बच्चे हो गए, वो आने लगे, फिर उसकी पूरी फैमिली अब आके हमारी छत पे बैठती है। लंगूर हैं, रोज नहीं तो कम से कम 150 से 200 लंगूर मेरे घर की छत पे आता है। हमारी जितनी भी वेस्ट सब्जियां होती हैं हम वहाँ डाल देते हैं, और वो आके खुद खा लेते हैं। और हमारे घर के कुत्ते उनको कुछ नहीं कहते, उनको पता है कि अपना ये एरिया खाने के लिए आया हाँ। है। और डॉग्स को ये पता है कि कहाँ पे उनको नहीं आने देना। हाँ, डॉग्स को ये पता है कि अगर ये खेत में घुस रहे हैं तो इनको काटना है, और या इनके पीछे भागना है। काट तो खैर वो पाते नहीं बंदरों को, बंदर खूब सूद देते हैं कुत्तों को जब आ जाते हैं लाएंगे तो जब घर में बैठे हैं तो कुछ नहीं कहते। वहीं पे बंदर बैठ के खा रहा है, वहीं पे वो खा रहा है, कौवे। अब हमारे कुत्तों का खाना डलता है, तो जैसे कई सारे बाउल होते हैं, कई सारे कुत्तों के बाउल हैं, अब वो चिकन और दलिया है उसके अंदर, ठीक है, तो कई बारी कुत्ते होते हैं काम पे लगे हैं, इधर उधर लगे हैं, तो जैसे ही खाना डलेगा, 1:30 बजे का टाइम है, खाना बाद में डलेगा, कौवों की टोली पहले आ जाएगी कि ये दलिया खाना है हमको, इसमें चिकन भी है। तो एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब एक बाघिन मेरे खेत में 6 महीना रही। क्यों रही? क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट मिल गया, गर्मी का टाइम था, बढ़िया छाया थी, पानी चलता था, और साथ में ही गांव वाले अपनी गैया चराते थे, तो वहीं पे जाती थी, गाय मारती थी। फेंसिंग तो है हमारी, 6 फीट की फेंसिंग है, तो शी यूज्ड टू थ्रो हर प्रे। मतलब पहले बागिन अपने मुंह से गाय को उठा के फेंक के ही 6 फुट। A cow is easily 150 to 200 kg, करेक्ट। and a tiger is around 250 to 350 kg इंडिया का। और वो बागिन थी तो शी मस्ट बी अराउंड 250 kg। वो जितना उसका वजन है उतने बड़े जानवर को उठा के फेंसिंग के ऊपर फेंकती थी, फिर अंदर आती थी, आराम से खाती। और हम लोगों को ये पता लग जाता था कि 7 दिन
आज इसने शिकार किया है तो अगले 7वें दिन ये दोबारा शिकार पे निकलेगी, तो तब तक हम फ्री हो जाते थे। और 5वें छठे दिन जाके देख लेते थे कि गाय कितनी बची है। अगर वो खत्म होने वाली है तो ये दोबारा निकलेगी। और बाघिन भी बता देती थी। वो कैसे? दहाड़ेगी, हाँ। रात को भूख लगती है तो दहाड़ता है शेर। तो अब चाहे ये हो गया, शेर की बात हो गई, कुत्तों की बात हो गई, बंदर की हो गई, कौवे की हो गई। घोड़े की बताता हूँ। घोड़ा, अगर जैसे मेरा स्टैलियन है जो शिबू, जिसको मैं राइड करता हूँ, जो मेरा घोड़ा है, उस पे आप किसी को भेजो, काठी तो कसने दे देगा, सैडल लगाने दे देगा, लगाम भी लगाने दे देगा, और चला चला के उस पॉइंट तक भी ले जाने दे देगा जहां से मैं चढ़ता हूँ। पर उस मजाल है, कोई उस पे बैठ के दिखाओ, उसको तो ये कोई और नहीं राइड कर नहीं सकता। करेगा। उसको ये पता है कि ये मेरा मालिक है और ये मेरी मालिश करता है, ये मेरे को खाना देता है। पर उसको ये पता है ये मालिक कौन है, कौन सबकी कौन सुनता है। मतलब उसको अपने सब लोगों की पहचान है। पहचान है उसको। उसका खाना लेट कर दो आप एक दिन, ऐसे चिंगाड़े मारेंगे दूर दूर से कि भैया खाना नहीं आया, क्या सिस्टम है तुम्हारा, घास नहीं आई, क्या दिक्कत है। घास आप उसको दे दो थोड़ी सी, जो घास वो खाता है रोज, उससे अलग घास दे दो, वो एक भी नहीं एक चलेगा। आध दिन तो खा लेगा। फिर तीसरे दिन से वहीं पे मुंह फुला के खड़ा हो जाएगा, अंदर ही नहीं घुसने देगा घास लेके कि ये वाली नहीं चाहिए, दूसरी लाके दे। हाँ, दैट्स रियली नाइस। मेरे को मतलब तो मुझे सुन के ही जानवर, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इंटेलिजेंट, इतना बिहेव बिल्कुल, करते हैं वो। जानवर तो मैडम चीज ही अलग है। जानवर जैसा तो कुछ है ही नहीं। अभी कुत्तों पे तो मैं गया ही नहीं, मतलब जो मेरे घर का कुत्ता है उस पे तो गया ही नहीं। उसको तो अब जैसे मेरे पास एक बड़ा जर्मन शेपर्ड है, मेरा पुराना कुत्ता है जो 7-8 साल का, उसको बोलो दवाई, ऐसा भगेगा वहां से। कहीं से भी उसको भगाना हो, बोल तो दवाई आ रही है, भग जाएगा। दवाई का समझ मतलब गए कि इंजेक्शन है, हाँ, तो उसको भगेगा वहां से। इतना बोलते ही समझ जाता है वो कि इंजेक्शन लगेगा आज। तो बहुत अलग होते। एनिमल बिहेवियर इज अ होल साइंस इन इटसेल्फ। मेरा अगर आज बस चले अपनी जिंदगी वापस करने का, तो मैं जाके एनिमल बिहेवियर पढ़ूंगा। ओके, तो हम लोगों ने सारे एनिमल्स की बात की, डॉग्स रह गए बीच में। कितने डॉग्स हैं आपके पास? लगभग 30 कुत्ते हैं, एक घर वाला है जो, उसको मिला के 31। ओके, आप बता रहे थे कि आपके जो भी डॉग्स हैं वो वर्किंग डॉग्स हैं। हाँ जी, वर्किंग डॉग्स हैं, दे क्या आर नॉट अ करते हैं वो? लायबिलिटी। वो लोग बंदर भगाते हैं, किसी को खेत में घुसने नहीं देते, गाय भगाते हैं। आपने हमेशा सुना होगा किसान रोते रहते हैं, पशु घुस जाते हैं, ये घुस जाते हैं, वो घुस जाते हैं। हमारे खेत में कोई नहीं घुसता, तो घुसता है तो वो एक पीस में जाता नहीं है। तो गांव वाले खुद ही नहीं घुसने देते। पर क्या ये ऐसे में डेंजरस नहीं कि जिसको मतलब जैसे किसी को काम से भी कोई नहीं नहीं चला नहीं, रहा है तो? इंसान को नहीं काटते, इंसान को रात को काटेंगे। अच्छा। दिन में तो सारी लेबर घूमती है, मैंने आपको बताया 150-200 तो हमारी लेबर ही है, सारा स्टाफ वाफ सब मिला के, हम्म। तो उनको कुछ नहीं कहेंगे। बट रात को अगर कोई घुसा तो उसको फिर फाड़ेंगे। तो ये इतने ट्रेंड कैसे हैं कि इनको पता है दिन में जो आ रहे हैं उनको कुछ वो तो नहीं रोज कहना है? देख रहे हैं ना मैम, बचपन से। अब क्या है कि पैदा हुआ वो अपनी माँ के साथ घूमता था। आई रिसेंटली लॉस्ट माई फेवरेट जर्मन शेपर्ड, बबली नाम था उसका, जो शी वॉज द गॉड मदर ऑफ ऑल द डॉग्स। तो वो वहाँ थी, उसने सारे कुत्ते ट्रेन किए। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग्स आई हैव सीन टिल डेट। मतलब वो मेरा साया थी। उसको पता नहीं मेरे से कुछ ज्यादा ही लगाव था, डे वन से, जब से वो आई थी ना तभी तभी से से। उसको मेरे से ज्यादा लगाव था। पता नहीं क्या था, आज तक मेरे को, मैं इतने कुत्ते रख चुका अपनी जिंदगी में, मेरे पास हमेशा से कुत्ते थे। अभी मेरा लैब्राडोर ऑजी अभी गया, वो पिछले साल ही गया। ही वॉज 16, तो वो अपनी पूरी एज करके गया, उसका तो कोई गम नहीं है मेरे को, वो तो अपना जी के गया। बट बबली तो मतलब मेरे साथ ही चलती थी, हमें वो भी इतना मेरे क्लोज नहीं था, ऑजी भी। और ऑजी को तो मैंने इतने से पाला है, उसको बॉटल से दूध पिलाता था मैं। बबली तो मेरे पास 3-4 महीने की आई थी। बट वो मेरे इतने क्लोज, जहां मैं जाऊंगा खेत में वो वहां जाएगी। और वो पता है क्या, अब जैसे मैं घोड़े के पीछे, घोड़े के कमरे में जा रहा हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे आएगी कि, और वो देखेगी अगर घोड़ा शैतानी कर रहा है, अगर घोड़ा इसको कुछ करेगा तो मैं इसको बचा लूंगी घोड़े से। घोड़े से? हाँ। तो अब ऐसे डॉग्स हैं तो वो अपने आप वर्किंग हो जाते हैं, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डोंट हैव टू लीश ट्रेन योर डॉग, जस्ट मेक हिम रियलाइज व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। आपको उनको पॉटी ट्रेन करना है, आपको सुसु ट्रेन करना है, तो आप वहाँ पे अखबार डाल दो। जहाँ पे भी वो रेगुलरली करता है कोई काम, वहाँ पे आप कोई कपड़ा वपड़ा डाल दो रोज की रोज। जस्ट ट्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग इट देयर, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। मारो पीटो मत,
मार के जानवर रिजिड ही होता है। अगर आप मारोगे कि इसको 2 मार दे, 3 मार दे, तो आपने 2-3 मार दिए, वो उसकी मेमोरी में जा रहा है। राइट। आपने जितनी बार अपने कुत्ते को मारा होगा ना, वो भूलते नहीं है। वो माफ ज़रूर कर देते हैं, पर वो भूलते नहीं है। पर और डर भी रह जाता है ना उनके दिमाग वो में डर कहीं से ना ही कहीं। काटनापन चालू होता है। लोग कहते हैं रॉटविलर बहुत काटता है, ये करता है। वो आप उसको खुला रहने दो ना, और उसको लोगों के कांटेक्ट में लाओ, तो वो नहीं काटेगा। हाँ, कुछ-कुछ कुत्ते होते हैं जिनके अंदर सीजर की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, यू विल हैव टू पुट देम डाउन। वो कुत्ता डेंजरस होता है। अब जैसे मेरा हाथ यहाँ से एक पूरा कुत्ता काट गया था। ओ माय गॉड। हाँ, और गोल्डन रिट्रीवर था। इतने फ्रेंडली होते हैं हाँ, तो। और मेरे पास केन कॉर्सो से लेके रॉटविलर सब आके चले गए, कभी कोई कुत्ता नहीं काटा, और ये काट गया रिट्रीवर। बताओ क्या कर लो? क्योंकि उसको सीजन आता था। उसको क्या थी ना, ही हैड अ प्रॉब्लम विद टेस्टोस्टेरोन एंड फेरोमोन्स। उसकी हिस्ट्री थी ये, एंड ही वाज अ ट्रबल डॉग। वो ट्रबल था, मेरे यहाँ पे ट्रेन होने आया था। ओके। तो मैंने कहा हम खुले रखते हैं, इसको भी खुला रखेंगे, समझ जाएगा, कोई बात नहीं। बट वो जैसे ही आया, उसने आते ही मेरे को काट लिया। उसको क्या था, फेरोमोन की खुशबू आती थी। फेरोमोन से वो टेस्टोस्टेरोन सेंस करता था, और उसने आज तक कभी किसी फीमेल को नहीं काटा था, सिर्फ मेल्स को ही काटता था। जो उसका ओनर था, वो मेरा कज़िन का ही डॉग था, वो उसको 3 बार ही काट रखा था, उसकी बहन को एक भी बार ही नहीं काटा। ओ गॉड। तो ऐसे भी होता है कि वो लोचे होते हैं इधर-उधर के, कुछ कई बारी हो जाता है, उसमें कोई तो ये बात नहीं ट्रेनिंग है। से ठीक हो सकता है। नहीं हो सकता है। ये फिजियोलॉजिकल है, देयर समथिंग इन हिज ब्रेन व्हिच मेक्स हिम डू इट। वो हैबिचुअल नहीं था, बट वो उसको सीजर आता था और वो काट लेता, ऐसा था। ओके। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं, उन्होंने आपको सिखाई है जो ह्यूमन्स नहीं सीखते हैं? रिजिडिटी। ओके। एनिमल जो है ना, वो बहुत रिजिड होता है। उसका रास्ता, उसका खाना, उसका रूटीन, उसका हर चीज़, वो और अपने दायरे में रहते हैं। अपनी लिमिट पता है उनको कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। अपना ग्रीड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको अंदर ग्रीड है ही नहीं, संतुष्टि, कंटेंटनेस जो होती है, कंटेंटेड, कंटेंटनेस नहीं, कंटेंटेड जो फीलिंग होती है, ये मेरे को जानवरों ने सिखाया। मेरे पास आज का है, कल का मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे को ये है, मैं इंसान हूँ, तो मेरा दिमाग इतना चलता है कि ये टास्क कल कंप्लीट होना है, तो ये टास्क कल कंप्लीट होना है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात। सैटिस्फैक्शन में रहना सिखाते हैं बेसिकली। सैटिस्फैक्शन में रहो आप, खुश रहना सिखाते हैं, मोमेंट को एन्जॉय करना सिखाते हैं, जो मिल रहा है उसको खाना सिखाते हैं, ज़्यादा फिट रहना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं ज़्यादा। मज़ा क्या है? मज़ा है जब आप एक बहुत अच्छी राइड करके आओ 3 घंटे की, उसके बाद जो एड्रेनालिन होता है, वो आप देखो कितना अच्छा होता है। बजाए कि आप कोई केमिकल ड्रग करके वो एड्रेनालिन या डोपामाइन पा रहे हो। अगर आपको डोपामाइन रश ही चाहिए ना, तो एक बारी 5 किलोमीटर भाग के देखो, लगेगा पता क्या होता है। या कभी घोड़े पे राइड करो और घोड़ा गैलप कर रहा हो, और फिर पता लगता है एड्रेनालिन है क्या चीज़। तो एनिमल्स तो बहुत कुछ सिखाते हैं। एनिमल्स का तो अगर मैं बात करूं, तो उसमें 3 पॉडकास्ट और लग जाएंगे। करेंगे हम एक और पे। ओके। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बातें करके, बट एनीवेज़ वी हैव टू एंड इट। ओके, सो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वेबसाइट कौन-सी आप बता रहे थे? एक बार स्क्रीन पर बता दीजिए प्लीज़। हमारी वेबसाइट है plantgrowlifesciences.com, और आप अमेज़न पे, जियो मार्ट पे, मीशो पे, ब्लिंकिट पे, वन जी, हेल्थ कार्ट, कहीं पे भी हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। बट आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर भी मेंशन्ड है। आप वहाँ जाएँगे और हमें कॉल करेंगे, तो हम आपको और अच्छे से समझा पाएँगे। परफेक्ट, हाँ जी। परफेक्ट। आई होप हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे और स्पेशली एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे उसके बाद हम। शायद मुझे भी कुछ नया जानने को मिले इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गेस्ट आप तक लाते रहें और इंडस्ट्री के और इनसाइट्स भी आप तक शेयर करें, तो हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे दूसरे चैनल आरुशिविक क्लिप्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स आप वहां पर देख सकें।